नमस्कार, जय जोहर संगवारियों। मैं प्रतीक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं कंप्यूटर के आज अगले चैप्टर दोस्तों, जो कि हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर में। इससे पहले भी हम लोगों ने कंप्यूटर के 3 अलग अलग टॉपिक पढ़ लिए हैं हम लोग। उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हमको चर्चा करना है दोस्तों, आपका प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर का मतलब समझने कि कंप्यूटर जितने भी प्रिंसिपल, जितने भी सिद्धांत का प्रयोग करता है अपने कार्य के लिए, आज हम उन सबके बारे में समझने वाले हैं। और उन सबके अंदर के जो शब्द, एक टर्मिनोलॉजी जो आज तक प्रयोग किया जाता है, उन सब पे भी हम गहनता के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आप 1 बाय 1 इसको सुनते चलिएगा, सीखते चलिएगा और समझते चलिएगा, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। तो लिखा प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक सूचना प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, वही एक आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है कंप्यूटर, जो कि प्राप्त इनपुट डाटा को प्रोसेस करके एक उपयोगी सूचना में परिवर्तित करता है। क्योंकि डाटा को लिया इनपुट के तौर पे, उसको प्रोसेस किया और इंफॉर्मेशन बदल दिया। क्योंकि इंफॉर्मेशन में बदल दिया, इंफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं सूचना, इसलिए सिंपल बोल रहा है कि कंप्यूटर कैसा है, सूचना प्रोसेसिंग सिस्टम है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। क्लियर हो गई बात है? यस सर। चलिए, कंप्यूटर में डाटा को स्वीकार एक्सेप्ट करके प्रोग्राम को क्रियान्वित करने की क्षमता होती है। यह डाटा की गणितीय, मैथमेटिकल एवं तार्किक, लॉजिकल, तो ध्यान रखिएगा, गणितीय यानी कि मैथमेटिकल और तार्किक यानी कि लॉजिकल क्रियाओं को करने में सक्षम था। जो कंप्यूटर है वो आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल क्रियाओं को करने में सक्षम होता है। ये कंप्यूटर में डाटा को स्वीकार करता है, इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और प्रोग्राम को क्रियान्वित करने की क्षमता होती है। इसमें जो भी प्रोग्राम इसमें आप डाले हैं उसको क्रियान्वित कर देगा। और ये भाई गणितीय डाटा, मैथमेटिकल और लॉजिकल क्रियाओं को अपने आप में भैया करने में सक्षम होता है। इस प्रणाली को हम नीचे दिए गए आकृति के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वही चीज जो आपको बार बार मैं समझाते आया हूं, इसी चीज को आपको समझना है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो आपको जो बार बार समझाता आया था वो एक ही शब्द था दोस्तों, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। क्या? इनपुट से प्रोसेस से आउटपुट से स्टोरेज। सर इनपुट में आपने डाला डाटा, सर सीपीयू में जाकर के उसका हो गया प्रोसेस, सीपीयू जाकर उसका हो गया प्रोसेस। अगर वो गणितीय चीज है तो गणितीय तरीके से प्रोसेस होगा, लॉजिकल चीज है तो उसको लॉजिकली प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करके फिर आपके आउटपुट में शो कर दिया, आपके सामने शो कर दिया रिजल्ट। इसलिए जब आपका डाटा जो है, जब यह रिजल्ट के रूप में शो होगा, रिजल्ट के रूप में, तो डाटा का रिजल्ट में बदलना, या डाटा का रिजल्ट को और बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इसलिए कहा जाता है कि प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि प्रोसेस हुए डाटा को हम क्या कहते हैं, तो प्रोसेस हुए डाटा को तो हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यस सर। और वही आपको आउटपुट में डिनोट किया जाता है। और लास्ट में इस डाटा को आपको स्टोर करना है तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं। और कंप्यूटर मेन इन्हीं 4 सिद्धांतों पर कार्य करता है, IPOS, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। हाँ सर। तो इसी में ये इनपुट में उसने डाटा को ले लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसको एक प्रोग्राम को उसको प्रोसेस करके क्रियान्वित कर दिया। फिर उसमें देखा कि मैथमेटिकल है तो मैथमेटिकल काम करेगा, लॉजिकल काम करेगा, और लास्ट में आप सबके सामने भैया रिजल्ट निकाल करके दे देगा। ठीक? यस सर। इसलिए आपके सामने क्लियरली देखिए मेंशन किया गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर है क्या। तो ये 4 की पॉइंट याद रखिएगा, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट। चलिए, कौन से 4 कीवर्ड है? तो प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर में होता है IPOS। क्या होता है? यही 4 चीजें होती हैं सर। है ना? कौन सी 4 चीजें होती हैं? तो यही 4 चीजें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। यस सर। क्लियर हुई इतनी इस बात? हाँ सर। अब मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं तो भाई आप माउस या कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से आपने इनपुट कर दिया अपना डाटा। तो यहाँ पे आपने डाटा डाला था आपने इनपुट क्या किया था? डाटा का इनपुट किया था आपने। फिर सीपीयू में जाकर के प्रोसेसर चिप के पास जाकर के भाई उसका प्रोसेसिंग हो गई, और प्रोसेस होकर कभी वो आपकी गई हार्ड डिस्क ड्राइव के पास गई, फ्लैश ड्राइव में आप डाल सकते हैं, वहां से फिर लेकर के वापस इसके पास ला सकते हैं। ये नॉर्मली इनपुट का प्रोसेस हो गया। प्रोसेस के बाद आपके मॉनिटर पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में, वही आपके प्रिंटर पर हार्ड कॉपी के रूप में आपको रिजल्ट आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो इनपुट किया था अपने डाटा, प्रोसेसिंग होने के बाद जब आपको प्राप्त हो कहलाता है इंफॉर्मेशन। इसलिए कहते हैं कि प्रोसेस किया हुआ डाटा ही
ऐसा डाटा जो कि प्रोसेस हो चुका है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन को हिंदी में कहा जाता है सूचना। इसलिए कंप्यूटर क्या है, सूचनाओं को प्रसंस्करण करने वाली मशीन है। इसी को सूचना को और एक नाम जानते हैं जानकारी, कि मुझे तो इस चीज की सूचना ही नहीं थी, मुझे तो इस चीज की जानकारी नहीं थी। यस हिंदी में ये दो शब्द प्रयोग कर सकता है इंफॉर्मेशन के लिए। क्लियर। और इसके चौथे पिलर ग्रुप में जो कि जुड़ा है ये आपका स्टोरेज है। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, यही बेसिक 4 काम है किसके, कंप्यूटर के। यही कंप्यूटर का बेसिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत। आप कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हैं वो इन्हीं 3 ही सिद्धांतों का प्रयोग करता है, इन्हीं 4 का, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। यस सर। तो कंप्यूटर का प्रिंसिपल क्या हो गया, IPOS, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। और दुनिया का कोई भी ऐसा मशीन जो 4 चीजें करता हो, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, वो अपने आप में क्या है, कंप्यूटर है। जैसे कि हमारा एक थर्मामीटर है ना भाई, हाँ, जैसे कि हमारा एक थर्मामीटर। थर्मामीटर सर आपने यहाँ पे मुंह लगाया, अपने आप मुंह लगाया तो यहाँ से इनपुट हुआ, इनपुट सर यहाँ जो पारा है उसमें प्रोसेस हुआ, फिर सर यहाँ दिखाया कि 102 डिग्री बुखार हो गया, आपका आउटपुट हो गया। तो हाँ सर इनपुट ये हो गया, यहाँ से तो फैलना इसका हो गया प्रोसेस, रिजल्ट दिख रहा है आउटपुट, और कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। यस सर, तो हो गया इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। और थर्मामीटर आता है एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में। तो हाँ सर, कंप्यूटर की प्रिंसिपल क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज है। पहला पेज खत्म। चलते हैं अगले हिस्से पर, उसी को डिटेल में इधर हिंदी में लिख दिया है कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर के सिस्टम का मेन कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है ना, निम्नलिखित भागों में इसकी कार्य प्रणाली को बांटा जा सकता है। पहला है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट में क्या है, इनपुट यूनिट का हार्डवेयर के रूप में होते हैं। तो इनपुट यूनिट जो भी होंगे वो हार्डवेयर होंगे, जैसे कि आपने देखा माउस, कीबोर्ड, हाँ सर, लाइट, पेन, ये सब चीजें इनपुट के रूप में नॉर्मली हम किसका प्रयोग करते हैं, हार्डवेयर का। आउटपुट के रूप में भी हम लोग हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं। प्रोसेसिंग का जो काम है दोस्तों, वहां पे आपके हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का मेन यूजर दिखता है आपको, है ना। ध्यान रखेंगे, इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट का हार्डवेयर के रूप में होते हैं, डेटा को कंप्यूटर में ये भेजते हैं। तो इनपुट यूनिट का मेन काम क्या है, डेटा को कंप्यूटर में भेजना। इसका मतलब इनपुट का अगर बारे में शॉर्ट फॉर्म में ऑप्शन बना करके एग्जामिनर देगा तो लिखेगा इनपुट का मेन क्या क्या है, मेन काम है टू सेंड डाटा, ऐसे लिख देते हैं, सेंड डाटा टू कंप्यूटर या सीपीयू। तो सेंड डाटा टू कंप्यूटर या सीपीयू, तो सीपीयू को या कंप्यूटर को डाटा सेंड करना, डाटा सेंड करना या डाटा भेजना, है ना। डाटा सेंड करना या डाटा सेंड करना या डाटा भेजना ही, कंप्यूटर को डाटा सेंड करना, डाटा भेजना ही काम किसका है, इनपुट डिवाइस का। यस, क्लियर हो गई इतनी बात, हाँ सर। इनपुट यूनिट का मुख्य कार्य जो डेटा या आदेश दिया जाए उसे बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर सीपीयू में प्रेषित करना। मगर इसका थोड़ा और अंदर जाइए, इनपुट का मेन काम क्या है कि जो भी उसको डेटा दिया गया था, जो भी उसको आदेश दिया गया था, निर्देश दिया गया था, तो आदेश और निर्देश को, इस डेटा को वो बाइनरी कोड में बदल दे और बदल करके फिर कंप्यूटर में सीपीयू में भेजे। ठीक है, तो सिंपल याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस सीपीयू। तो इनपुट डिवाइस से सीपीयू में जाता है डाटा, है ना, इंस्ट्रक्शन, कमांड, जो आप बोल लीजिए, ये जाता है। मतलब किस रूप में जाता है, तो इनपुट डिवाइस का काम है जो भी इसमें डाटा हमने डाला था वो सीपीयू को भेजा, और किस फॉर्म में भेजना, तो बाइनरी फॉर्म में। क्योंकि कंप्यूटर केवल क्या समझता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इसलिए बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके उसको भेजना। जैसे मान लीजिए मैंने दबाया था ए, तो ए को भैया वो 0 1 इस तरीके से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके भेजेगा। ओके, तो इनपुट डिवाइस का मेन काम है कि जो भी डेटा या आदेश हो उसको बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर को सीपीयू में प्रेषित करना, कंप्यूटर सीपीयू में भेजना, कंप्यूटर के सीपीयू में भेज देना। ये इनपुट यूनिट का मुख्य कार्य है। तो कंप्यूटर इनपुट यूनिट का मुख्य कार्य क्या है, डेटा या आदेश को बाइनरी कोड में बदल करके कंप्यूटर सीपीयू में भेज देना। ओके सर, अब हम समझ गए। अब आते हैं स्टोरेज पर। यूजर के द्वारा दिया गया डाटा सबसे पहले प्रोसेसर में स्थित रैम मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा जाता है कि यूजर के द्वारा दिया गया डाटा
यूजर के द्वारा दिया गया डाटा सबसे पहले कहाँ पे, प्रोसेसर में। तो कहाँ पे, प्रोसेसर में स्थित किस में, तो रैम मेमोरी में ही स्टोर किया जाता है। तो लोग सबसे पहले डाटा कहाँ पे स्टोर किया जाता है, जब भी आप कोई कमांड डालते हैं तो सबसे पहले कोई भी डाटा आपका स्टोर होता है रैम मेमोरी में ही। इसलिए क्या देखते हैं आपके भैया, रैम फुल हो जाने पर आपको दिखता है कि आपका फोन हैंग कर रहा है, अटक रहा है, क्योंकि अब जो भी आप नया डाटा डाल रहे हैं वो रैम में सबसे पहले स्टोर होगा, और रैम में तो जगह है ही नहीं, वो अटक रहा है, हैंग हो रहा है, जगह है ही नहीं, और आप उसमें जबरदस्ती डाटा डालेंगे तो हैंग करना ही करना है। यस, इसलिए जब भी आपका फोन हैंग करे अपने रैम को आप खाली करने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर। स्टोरेज हो गया, यूजर के द्वारा दिया गया डाटा सबसे पहले प्रोसेसर में स्थित रैम मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ये भी हो गया। अब स्टोर होने के बाद, जब स्टोर किया जाता है तो स्टोर होने के बाद डाटा का उपयोगिता क्रम के अनुसार प्रोसेस होने के लिए भेजा जाता है। तो पूरा प्रोसेस समझिएगा, पहले हो गया इनपुट, फिर हो गया प्रोसेस, अब इनपुट प्रोसेस के बीच में ही है। इनपुट में मैंने डाटा को भेजा, डाटा डाला, इनपुट में मैंने डाटा डाला, डाटा गया प्रोसेसर के पास आपका प्रोसेसिंग के लिए, और किस फॉर्म में गया, बाइनरी कोड के फॉर्म में, बाइनरी कोड के फॉर्म में। तो जैसे प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर ने इसको सबसे पहले स्टोर कहाँ पे किया, तो इसको स्टोर किया इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो आउटपुट से स्टोरेज ले लीजिए, स्टोरेज किया इसको कहाँ पे, रैम में, और इसको स्टोर करके अपने रैम में रख लिया, और अब इसको देखा कि ठीक है मेरे मेमोरी में आ गया है। अब इस पे देखा क्या रही है, मैं करना क्या चाहता था, क्या मैंने करने बोला था, गुणा करने बोला था, भाग करने बोला था, तब उसको स्टोर करने के पश्चात, तो स्टोर होने के बाद डाटा का उपयोगिता उसके उपयोगिता क्रम के अनुसार, कि जो आप काम करने भेजे हैं, गुणा करने भेजे तो गुणा, भाग तो भाग, जोड़ने तो जोड़ने, घटाना तो घटाना, जो भी आप भेजे उसके उपयोगिता क्रम के अनुसार, प्रोसेस होने के लिए भेजना, तब जाकर भैया फिर से आपका प्रोसेस होने के लिए आता है। क्लियर हो गई बातें, ध्यान दीजिएगा। इस चीज को ही हम पीछे वाले डायग्राम से समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। कैसे, आइए समझाते हैं आपको। देखिए, इनपुट हुआ, माउस और कीबोर्ड से डाटा गया भैया किस फॉर्म, कहाँ पे गया, प्रोसेसिंग होने के लिए प्रोसेसर के पास गया, और किस फॉर्म में गया, बाइनरी कोड के फॉर्म में गया। बाइनरी कोड के फॉर्म में आपका कौन गया, बाइनरी कोड फॉर्म में गया डाटा गया। यस सर। जैसे गया प्रोसेसर ने उस डाटा को भेज दिया किसके पास, स्टोरेज के पास भेज दिया, आपके रैम के पास भेज दिया, रैम के पास हो गया, अब वहां स्टोर हो गया। तो अब स्टोर होने के पश्चात उसको सीपीयू जो भी प्रोसेसिंग करना है आगे जाके यहाँ जमा हो गया, जमा होने के बाद उसको जो भी प्रोसेस करना है उस प्रोसेस के लिए लेकर गया, पहले एएलयू में, लॉजिकल काम है तो एएलयू को भेज देगा, मैथमेटिकल काम है तो इस तरीके से मैथमेटिकल, अर्थमेटिक और लॉजिकल काम है तो गणितीय और तार्किक काम है तो एएलयू के पास भेज देगा, कोई और काम है तो किसी और के पास भेज देगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके से उसको प्रोसेस कर लेगा, और जो फिर रिजल्ट आएगा प्रोसेसिंग के बाद उसको आपको आउटपुट के रूप में यहाँ पे शो करेगा, और फिर आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है इसको सेव कर दो, तो फिर वापस से डाटा आएगा इस प्रोसेसर के पास, यहाँ से फिर जाके फाइनली हार्ड डिस्क में जाके जमा हो जाएगा। इसलिए इनपुट प्रोसेस स्टोरेज प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज। इसलिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज का काम है। तो स्टोरेज दोनों टाइम काम आता है, अंत में भी डाटा को इसमें स्टोर करने में और शुरुआत में भी डाटा स्टोर करने में, जब तक प्रोसेस हो रहा है और जब तक उस पर काम चल रहा है तब तक वो चीज भैया कहाँ रहता है, आपके स्टोरेज डिवाइस में। स्टोरेज में कहाँ पे, रैम पे रहता है। इसका मतलब आप किताबी ज्ञान बोलोगे, प्रैक्टिकली समझिए कि सर जैसे ही मैंने इनपुट किया अपने मोबाइल में मोबाइल गेम को प्ले किया, मैंने इनपुट कर दिया मोबाइल गेम ऑन, फट से प्रोसेसर को सिग्नल किया कि प्रतीक सर अपने मोबाइल में, प्रतीक सर लीजिए अपने, प्रतीक सर जो अपने मोबाइल में भैया गेम खेलना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप यूट्यूब ऑन कर रहे हैं, तो जब मैंने जैसे ही यूट्यूब मान लीजिए ऐसा है, जैसे मैंने यूट्यूब का लोगो टच किया, फट से उस प्रोसेसर को सिग्नल के प्रतीक सर यूट्यूब स्टार्ट करना चाह लीजिए, यूट्यूब आ गया। जैसे यूट्यूब आया, क्लियर हो गई बात है। अब जब यूट्यूब आया तो मैं इस पर कोई वीडियो देख रहा हूँ, तो जैसे मैं वीडियो देख रहा हूँ तो जब मेरा ये यूट्यूब एक्टिवेट है उस समय जो मेमोरी यूज हो रहा है, वो स्टोरेज यूज हो रहा है, वो है रैम। तो जब भी कोई एप्लीकेशन एक्टिव हो, आप उसको करंटली यूज कर रहे हो अपने फोन के स्क्रीन पर, उस समय कौन सा स्पेस यूज करता है, रैम का उपयोग करता है। उसका भी आपको प्रोसेस को समझेगा, रैम में खुल जाएगा, फिर देखिएगा अरे प्रतीक सर गेम खेलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर भैया प्रोसेस होकर के उसमें गेम खिलाने लग जाएगा, लेफ्ट राइट मोड़ने लग जाएगा, गोली वोली फायर करने लग जाएगा, यस, और लास्ट में रिजल्ट दिखा देगा कि आप जीत गए या हार गए। हाँ सर, ये हो गया भैया काम पूरा, समझ में आ गया बात। आइए, तो अब जो भी मोबाइल में एप्लीकेशन ऑन करते हैं वो कहाँ पर ओपन होता है,
प्रोसेसर उसको बोलता है रैम के पास, किसका देता है, रैम के पास भेजता है। तो रैम में ही आपका कोई भी करेंटली एक्टिव गेम ऑन होता है, इसलिए रैम का स्पेस हमेशा खाली होना चाहिए। हाँ ये समझ गए बात, हाँ सर। चलिए अगला लास्ट में हमारा आ गया आउटपुट। तो आउटपुट कोई दिक्कत ही नहीं है कि डेटा तथा निर्देशों के परिणाम को, वीडियो में आप डेटा निर्देश डाले थे, वो जब प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन बदला तो इंफॉर्मेशन के परिणाम या रिजल्ट को ही जिस रूप में प्रदर्शित करते हैं उसे यूनिट का ही उपयोग आउटपुट के लिए किया जाता है। तो अंतिम परिणाम को डिस्प्ले करने के लिए, अंतिम परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए जिस माध्यम का हम उपयोग करते हैं वही कहलाता है आउटपुट। आउटपुट यूनिट का कार्य कंप्यूटर प्राप्त होने वाले परिणामों को जो बाइनरी कोड में होते हैं उन्हें उचित संकेतों या भाषा में बदल देना। तो आउटपुट का काम क्या हो गया, देखिए इनपुट का काम था कि आपने जो भी डाटा डाला उसको भैया वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दे और भेज दे किसके पास, प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर ने जो भी काम किया वो काम किया था बाइनरी कोड में, है ना। देखिए आपने डाटा, आपने डाटा को डाला था अपने लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी, यस सर। तो हमने अपने लोकल लैंग्वेज में डाटा डाला इनपुट में, इनपुट ने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके भेजा प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर ने फिर उसको बाइनरी फॉर्म में ही भेज दिया, क्योंकि भैया प्रोसेसिंग मतलब पूरा कंप्यूटराइजेशन का काम। तो प्रोसेसर ने बाइनरी रूप में ही उसको भेज दिया किसके पास, आउटपुट के पास, आउटपुट डिवाइस के पास। और आउटपुट ने इसके बाद जो बाइनरी डाटा है इसको फिर से आपके सामने भैया इंफॉर्मेशन, इस रिजल्ट, है ना, इस सूचना को आपके सामने डिस्प्ले किया लोकल लैंग्वेज में। तो भैया इनपुट डाटा क्या, इनपुट क्या करता है, आपके लोकल लैंग्वेज वाले डाटा को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गई बातें। और प्रोसेसिंग क्या है, इनपुट से जाता है डाटा बाइनरी रूप में, प्रोसेसर में काम होता है बाइनरी रूप में, प्रोसेसर से निकलता है बाइनरी रूप में, फिर बाइनरी इंफॉर्मेशन को आपका आउटपुट डिवाइस लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिखा देता है। प्रोसीड किसको समझ में आ गया कि इसीलिए आप एबीसीडी करके डाले होते हैं, तो भैया एबीसीडी आपके अंत में भी रिजल्ट एबीसीडी का फॉर्म में दिखाई देता है क्योंकि उसमें जो बीच में जो काम वो पूरा काम होता है बाइनरी कोड में। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज डाटा को बाइनरी में कन्वर्ट किया इनपुट ने, और वैसे ही आउटपुट ने लोकल डाटा को बाइनरी में कन्वर्जन इनपुट, बाइनरी डाटा का लोकल लैंग्वेज में कन्वर्जन आउटपुट। यस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे डाटा होता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन या रिजल्ट होता है। क्लियर, चलिए आइए, ठीक है सर। तो डेटा तथा निर्देशों के परिणाम को ही जिस रूप में प्रदर्शित करते हैं उस यूनिट का उपयोग आउटपुट के लिए किया जाता है। आउटपुट यूनिट का कार्य कंप्यूटर प्राप्त होने वाले परिणामों को जो बाइनरी कोड में होते हैं उचित संकेतों या भाषा में बदल देना। तो आउटपुट का काम क्या है, जब इसको बाइनरी कोड में परिणाम प्राप्त हुआ है, परिणाम जो कि बाइनरी कोड में प्राप्त हुआ है उसको उचित संकेत या भाषा में बदल देना, जो आप समझते हैं। ये हो गया आउटपुट का काम, ठीक है सर। अब मेमोरी यूनिट का काम क्या है, स्टोरेज करना। तो यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। तो संग्रह करने में प्रयुक्त होगा किसका, चाहे डेटा का चाहे निर्देश का, है ना। इसे मुख्यतः दो वर्गों में, मेमोरी यूनिट को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है। पहले होती है प्राथमिक मेमोरी, दूसरी होती है द्वितीयक मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, इस दो कैटेगरी में इसको बांट दिया जाता है, किसको, मेमोरी यूनिट को, है ना। आइए, तो वो पूरे का सब चीज समझ गए कि हाँ सर मुख्य रूप से हम क्या देखे थे कि कंप्यूटर के कार्य सिद्धांत में चार चीज आते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट हम समझ गए कि इनपुट क्या करता है, आपके लोकल लैंग्वेज वाले डाटा को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके सीपीयू को भेजता है। सीपीयू क्या करता है, बाइनरी कोड को एक्सेप्ट करेगा, बाइनरी कोड को प्रोसेस करेगा, बाइनरी कोड में रिजल्ट निकालेगा, और बाइनरी कोड वाला जो रिजल्ट है उसको आपके लोकल लैंग्वेज में रिजल्ट या इंफॉर्मेशन के रूप में शो करता है आउटपुट डिवाइस। तो लोकल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट किया इनपुट ने, बाइनरी कोड को लोकल लैंग्वेज कन्वर्ट किया आउटपुट ने, और बीच में प्रोसेस पूरा बाइनरी कोड में ही होता है। अब आते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक चीज को कंप्यूटर के जो इतने बेसिक आप इनपुट आप समझ लिए, आउटपुट समझ लिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज भी आप समझ लिए। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम समझिए आप, सीपीयू क्या करता है। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। यह कंप्यूटिंग की प्रणाली है जिसके अंतर्गत, इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो रियल मान में ये कंप्यूटिंग की प्रणाली है जिसके अंतर्गत डाटा के रूप में डाले गए टेक्स्ट, अब डाटा के रूप में जो भी डाटा के रूप में
ये क्वेश्चन पूछा डाटा ग्रुप में आप क्या क्या डाल सकते हैं, आप डाटा ग्रुप में टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, साउंड डाल सकते हैं, है ना, आदि को व्यवस्थित कर सूचना के रूप में, यह रिजल्ट सूचना के रूप में बदलने का काम कौन करता है? तो डाटा को सूचना में बदलना, डाटा को सूचना में बदलना, डाटा को सूचना में इंफॉर्मेशन बदलना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए वो क्या बोलता है कि प्रोसेस किया डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना, डाटा को आपकी सूचना में बदलने का काम किसका है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है। क्लियर हो गई बातें? इसलिए प्रोसेस किया हुआ डाटा ही इंफॉर्मेशन कहलाता है। हम बार बार बात बोल रहे हैं, इसको एग्जाम में पूछा है कि प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज, तो हमने प्रोसेस किया हुआ डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन या सूचना। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। आइए, तो डाटा को ही सूचना में बदलना, सूचना ग्रुप में बदलने का काम किसका है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है। यह पूरा कार्य सीपीयू में संपादित होता है। ये जितना काम है डाटा को इंफॉर्मेशन बदलने का काम, उससे जुड़े जितना भी लॉजिकल काम है सब सीपीयू में होता है। सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, एएलयू, तो सीपीयू में ही अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है जो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को करता है। एएलयू करता है, एएलओ अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट करता है, अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस को काम करता है। अर्थमेटिक मतलब गणितीय संक्रियाएं करेगा, लॉजिकल मतलब तार्किक गणनाओं को करेगा, तार्किक काम को करेगा। ठीक, तो सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशंस, एएलओ, निष्पादित होते हैं तथा निर्देश रिपोर्ट और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और जो आपको निर्देश होगा उसको रिपोर्ट करेंगे या उसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसलिए बोलते हैं भैया एग्जीक्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, या एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा। तो सीपीयू में रियल मायने में काम क्या होता है? तो एग्जीक्यूट करता है डाटा को, एग्जीक्यूट करता है इंफॉर्मेशन को, क्योंकि प्रोसेस होने के बाद डाटा ही इंफॉर्मेशन बदल जाता है। इसलिए रियल मायने में सीपीयू में काम क्या होता है? एग्जीक्यूशन का काम होता है, एग्जीक्यूशन का, क्रियान्वित करने का, नहीं बोलते हो, क्रियान्वित करने का। क्रियान्वित का मतलब क्या? आपने 2 गुणा 2 बराबर कितना होगा बताओ भैया? तो आपने 2 गुणा 2 आपने इनपुट डाल दिया, फिर 2 गुणा 2 को इनपुट को उसने समझा इस डाटा को, ये डाटा को, यार जो अर्थमेटिक काम है, ये तो अर्थमेटिक काम है, गणना वाला काम है, तो चलो गणना करते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने निकाल के देगा 4। तो क्या कर दिया? आपके द्वारा दिए हुए कमांड निर्देश को उसने एग्जीक्यूट करके आंसर 4 ला दिया, इसलिए एग्जीक्यूट करके ला दिया, इसलिए क्रियान्वित करके ला दिया। ठीक है सर। सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। क्लियर हो गई बातें? जो सीपीयू है, तो पूछे कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस को कौन नियंत्रित करता है? तो नाम ही है भैया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक बहुत बड़ा शब्द आता है, तो नाम आप देख लिए कौन? एएलयू। एक और बड़ा नाम होता है इसमें सीयू, कंट्रोल यूनिट। क्या? कंट्रोल यूनिट। तो भैया ये हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें 2 बड़े हिस्से हैं, एक है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा कंट्रोल यूनिट। नाम में कंट्रोल नियंत्रण लिखा है, इसलिए मतलब पूरे कंप्यूटर के जितने ऑपरेशंस उसको नियंत्रित कौन करेगा? सीपीयू करेगा। और सीपीयू को कौन सा हिस्सा? सीयू करेगा। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क और दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क और दिमाग कह रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उस पूरे सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। कि पूरा सीपीयू में जो मेन पूरा गणना वाला काम करता है, पूरा दिमाग वाला पूरा काम करता है, वो सीपीयू का माइक्रो प्रोसेसर ही तो करता है। इसलिए सही मायने में कहा जाए तो कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कौन है? तो सीपीयू। और सीपीयू ऑप्शन ना हो तो माइक्रो प्रोसेसर। यस, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अब आते हैं कंट्रोल, आगे कंट्रोल यूनिट। अब देखिए कंट्रोल नियंत्रित करने का बात है, तो सर कंट्रोल यूनिट आ गया, ध्यान समझिए। पहले सीपीयू आप समझ लिए, यहाँ सर सीपीयू में, सीपीयू किससे से मिलकर बना है? सीपीयू सर सीयू से और एएलयू से मिलकर बना हुआ है। ठीक है सर। अब इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी भाग पर नियंत्रण रखना है। कि कंप्यूटर के सभी भाग पर नियंत्रण कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। इससे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, नाड़ी तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे सीयू, कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को, है ना, सीपीयू नहीं है तो माइक्रो प्रोसेसर को,
ठीक है। कंप्यूटर का हार्ट मदरबोर्ड को, कंप्यूटर का सोल या आत्मा सॉफ्टवेयर को, और कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं आपका किसको भैया, कंट्रोल यूनिट को, क्योंकि हर एक चीज को यही कंट्रोल करता है। जैसे हमारे से जो नर्व्स गए पूरे सेम नर्व्स बिखरे हुए, नाड़ी या नाड़ी तंत्र बिखरे हुए, नर्व्स फैले हुए, तंत्रिकाएं तंत्र फैली हुई है, वही हमारे पूरे शरीर के कंट्रोल करी कि हाँ मैं स्विच उभा रहा हूँ तो दर्द महसूस हो रहा है, या कुछ गड़ा तो फट में हाथ हटाया है, सारी क्रिया जो मैं हाथ हिला रहा हूँ ऐसा ऐसा, पलक झपका रहा हूँ ऐसा ऐसा, कुछ भी मैं ढीला रहा हूँ, इस सब चीज में कंट्रोल किसकी वजह से कर पा रहा हूँ, कंट्रोल कर पा रहा हूँ मैं अपने दिमाग यानी कि सीपीयू, और सीपीयू के किस हिस्से से, तो नर्वस सिस्टम नाड़ी तंत्र से। इसलिए दिमाग हो गया सीपीयू, उसके अंदर आता है कौन, उसके अंतर्गत आ जाता है कौन, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र। सीपीयू के अंतर जो कंट्रोल यूनिट है वही नाड़ी तंत्र या आपको क्या है, नर्वस सिस्टम। यस सर, हो गया ये बात, ठीक। अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तो नाम है, एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू। तो सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये पूछता है एग्जाम में। सीपीयू के सभी प्रकार के अंक गणितीय क्रियाएं, नाम ही दिया अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब ही बताया होगा, अर्थमेटिक मतलब मैटिक मतलब मैथमेटिक्स, जैसे गणितीय अंक गणितीय क्रियाएं करेगा, जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना तुलनाएं करना, ये सब काम कौन करेगा, अर्थमेटिक इससे करेगा। अब बड़ी एवं छोटी अब बराबर इसी यूनिट में की जाती है, इसी हिस्से में। बाकी जो लॉजिकल काम है, बड़ा कौन, छोटा कौन, चौड़ा कौन, टेढ़ा कौन, उठा कौन, बैठा कौन, ये सब लॉजिकल काम करता है, ये लॉजिकल यूनिट, ये लॉजिकल। तो अर्थमेटिक यूनिट गणितीय अंक गणितीय काम करेगा, तार्किक काम करेगा, तो ये करेगा गणितीय काम, ये करेगा तार्किक काम, इसलिए दोनों मिलाकर होता है एएलयू, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ठीक है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज, ये तो क्लियर हो गया। बीच में प्रोग्राम रन होना उससे जुड़ा हुआ है ना। हाँ चलिए अब आते हैं सिस्टम यूनिट के मुख्य अव्यय, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट को हम समझने लग जाते हैं। तो सिस्टम यूनिट में कई बार पूछे सिस्टम यूनिट के कौन कौन से प्रमुख हिस्से हैं, तो अगर आपसे पूछने लग जाए भैया, ये भी बताता हूं मैं, ये बताइए सीपीयू के कौन कौन से अहम हिस्से हैं, तो क्या बोलेंगे सर, सीपीयू के अहम हिस्से हैं, एक हो गया सर उसका कंट्रोल यूनिट, एक हो गया सर उसका अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। यस, वैसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट का सबसे मुख्य अव्यय कौन है, तो इस मुख्य अव्यय में सबसे पहला नाम आता है मदरबोर्ड का। किसका नाम आता है, मदरबोर्ड का। क्लियर। मदरबोर्ड के बाद फिर मदर, ये हो गया जो लाल बड़ा सा दिख रहा है मदरबोर्ड, उसमें जो फिक्स ही है दोस्तों बसेस, तो मदरबोर्ड, कंप्यूटर बस, एक्सटर्नल बस, तो बस ही, और बायोस। क्लियर हो गई बातें। हाँ ध्यान दीजिएगा इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या सर, कि सीपीयू के अहम हिस्से कौन कौन है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, सी और एएलयू। पर सिस्टम यूनिट के अहम हिस्से कौन कौन है, तो बोलेंगे मदरबोर्ड प्लस बस प्लस बायोस। तो इसको ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा है एग्जाम में, और आपसे पूछेगा बहुत ज्यादा बार, इसकी चांसेस है। हो गई बातें। यस, ध्यान रखिएगा कि सीपीयू के अहम हिस्से सीयू और एएलयू, और सिस्टम यूनिट के बेसिक हिस्से हैं मदरबोर्ड, बस और बायोस। मदरबोर्ड, बस और बायोस किसके अंदर आते हैं, सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट कौन कौन है, मदरबोर्ड, बस और मदरबोर्ड, बस और बायोस। बार बार बोलो, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक, ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है आपके मदरबोर्ड, इस जो फिक्स है भैया सभी चीजें, ये आपकी हो गई बसेस, इसमें एक छोटा सिस्टम लगा रहेगा, ये बायोस। तो मदरबोर्ड, बसेस और बायोस, ठीक, ये चार चीजें हैं सिस्टम यूनिट के प्रमुख अंग। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, अब मदरबोर्ड की ओर चलते हैं हम लोग। आइए, तो मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। क्या मदरबोर्ड जो कंप्यूटर किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है, वह शब्द प्रयोग कर ले कि बताइए कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कौन है, तो आप बोलेंगे अगर बोर्ड शब्द आया, मुख्य सर्किट वाला बोर्ड आया, तो शब्द होगा मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कौन है, मदरबोर्ड है। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। संपूर्ण कंप्यूटर किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, मदरबोर्ड के ही इर्द गिर्द घूमता है। यस सर, क्योंकि मदरबोर्ड पर ही सीपीयू, रोम चिप, रैम चिप,
मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं। इसलिए बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि बताइए कि जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड इसमें क्वेश्चन बार पूछा है कि बताइए माइक्रो प्रोसेसर किसके ऊपर जाकर के फिट होता है, तो आप बोलेंगे मदरबोर्ड के ऊपर। सर आपका बोलेगा रैम मदरबोर्ड के ऊपर, रोम मदरबोर्ड के ऊपर। तो जितने भी कंपोनेंट है दोस्तों, मेमोरी मदरबोर्ड के ऊपर, तो जितने भी दोस्तों कंपोनेंट है सारे कंपोनेंट मदरबोर्ड के ऊपर जाकर के ही फिट होते हैं। क्लियर हो गई बात है? यस, इसलिए मदरबोर्ड पर सीपीयू, रोम चिप, रैम चिप, मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं, फिट होते हैं। कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे कि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। तो जितने एक सब कार्ड है चीज दोस्तों, है ना, चाहे पूरा इनपुट यूनिट हो जाए, पूरा आउटपुट यूनिट हो जाए, पूरा हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाए, पूरा सीडी ड्राइव हो जाए, पूरा साउंड कार्ड हो जाए, पूरा वीडियो कार्ड हो जाए, कहाँ पे जाके फिट होते हैं, तब किससे जुड़े होते हैं, तो मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। सब क्वेश्चन है एक लाइन अपने आप में। ठीक है, बोलेगा भाई ये सब चीज किस पे फिट होते हैं, रोम चिप, रैम चिप, सीपीयू, मदरबोर्ड पे फिट होते हैं। ये सब किससे जुड़े होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। यस, भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर एक्सपांशन स्लॉट्स भी बने होते हैं। कि आपको भविष्य में और ज्यादा आपको हार्डवेयर डिवाइसेस जोड़नी है, उस भविष्य में जोड़ने वाले हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए मदरबोर्ड पर पहले से ही एक्सपांशन स्लॉट होते हैं। एक्सपांशन मतलब उसको और फैलाना है तो मदरबोर्ड पे आकर के लगा दीजिए। ठीक है, मदरबोर्ड पर पहले से ही एक्सपांशन स्लॉट्स होते हैं भविष्य के यूज को लेकर के। भविष्य में अगर आपको उसको बढ़ाना है तो, ठीक, जैसे एक रैम आप लगाए थे, रैम आपको बड़ा करना है तो 2 रैम का जगह दे दिए। ठीक है, वैसे तरीके से ध्यान रखिएगा, है ना। आइए, ठीक, तो आपको मदरबोर्ड दिख रहा है अच्छे से, और अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, वो रुकिए। तो भैया सिस्टम यूनिट किससे किससे मिलकर बना, तो सिस्टम यूनिट मुख्य रूप देखिएगा कि सर सिस्टम यूनिट, ये सब जब पूछे एग्जाम, सिस्टम मुख्य रूप से बनता है मदरबोर्ड से, है ना। किससे मिलकर बनता है, मुख्य रूप से मदरबोर्ड से। तो जो ग्रीन कलर का पूरा नीचे एक तो प्लेट जैसा दिख रहा है वही है मदरबोर्ड। उस पे भैया जो लगी हुई है यही सब आपके क्या है, एक्सपांशन स्लॉट्स हैं, एक्सपांशन स्लॉट्स हैं, बसेस हैं। ठीक है, यही सब आपके एक्सपांशन स्लॉट्स हैं, बसेस। तो पहला हो गया भैया सिस्टम यूनिट का हिस्सा मदरबोर्ड, जो ग्रीन वाला बोर्ड हो गया मदरबोर्ड। सर उसमें बहुत सारे जो आपके बने हुए अलग अलग से स्लॉट्स, तो इसको स्लॉट भी कहा जाता है, इसी को समझिए बसेस है, यही है बसेस। ठीक है सर, और सर इसी में एक तीसरा हिस्सा है, वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायो, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो 3 हिस्से हैं, ग्रीन वाला पूरा जो बोर्ड है मदरबोर्ड, ये जो अलग अलग स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं ये हो गया आपका बसेस, और ये हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इन तीनों से मिलकर हमारा बनता है क्या, सिस्टम यूनिट। पूरा सिस्टम यूनिट इज इक्वल टू सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सिस्टम यूनिट मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर हो गई बात है? यस, और इस पूरे सिस्टम यूनिट का ब्रेन कौन है, वो है माइक्रो प्रोसेसर, वो ये माइक्रो प्रोसेसर। हार्ट कौन है, हार्ट ये ग्रीन वाला बोर्ड, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये भाई माइक्रो प्रोसेसर, ये पूरा सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यस, ठीक दोस्त, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम उसको समझ लिए मदरबोर्ड को, तो अब समझते हैं बसेस को। तो आइए देखिए ध्यान से, ठीक है। कंप्यूटर बस को समझाते हैं आपको हम अच्छे से, कि कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह, सुचालक तारों का समूह, सुचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो देखिए क्या है भाई, एक तरीके से बस, इसका नाम क्या है, वही देखिए जैसे बस एक यात्री को, बस किसी यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, वैसे कंप्यूटर का जो बस है, कंप्यूटर वाला जो बस है, वो डाटा को या संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है। कंप्यूटर बस कहलाता है। सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान कंप्यूटर बस के वजह से ही होता है। एग्जैक्ट इसी लाइन को पूछता है कि बताइए सूचनाओं का आदान प्रदान, कंप्यूटर में सूचनाओं का आदान प्रदान किसकी मदद से होता है, तो आप बोलेंगे
कंप्यूटर बस के माध्यम से होता है, कंप्यूटर बस के माध्यम से। सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर, जितने भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, चाहे इनपुट आउटपुट हो, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, तो जितने भी हार्डवेयर डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस, उनके बीच निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान कंप्यूटर बस के माध्यम से ही होता है। क्लियर कितनी इस बात? यस। आइए देखिए कंप्यूटर बस क्या है, तो आपको समझाए हम। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर अ बस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बस कंप्यूटर का कम्युनिकेशन सिस्टम कौन है? बस इसे क्या रखना है कि कंप्यूटर का कम्युनिकेशन सिस्टम ही उसका बस है। तो a bus is a communication system that transfers data between components inside a computer or between computers. This expression covers all related hardware components and software including communication protocols. तो ये भैया आपका बसेस। क्लियर हो गई बात है? वही डायग्राम को फिर देखिए। चलिए, हालांकि उसको सबको अंदर एक और ज्ञानता समन्वय में पढ़ेंगे भी, कोई नहीं, इसका दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। देखिए सिस्टम बस के हिस्से थे, आप पढ़े थे सिस्टम बस के हिस्से हैं, है ना? कौन कौन बस हिस्से में थे आप पढ़े? सर मदरबोर्ड उसका हिस्सा है, आपका बस उसका हिस्सा है, और बायोस उसका हिस्सा है। तो देखिए सिंपल सी बात कि सर इसको समझा रहा हूँ आपको मैं। ठीक हो गई बात है? आइए अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस डायग्राम को ध्यान समझेंगे तो इससे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसानी से एग्जाम बन जाएंगे। कैसे सर? देखिए देखिए तीन शब्द याद करें सर। एक है कंट्रोल बस, एक सर आपका एड्रेस बस, एक सर आपका डाटा बस। अब बहुत ध्यान समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा कि भैया सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, और हो गया इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक, इससे आपका या तो इनपुट डिवाइस बनेगा, आउटपुट डिवाइस बनेगा हार्डवेयर वाला सेक्शन। ये हो गया मेमोरी और सीपीयू। तो सीपीयू देखिए, आपको ध्यान समझेंगे कि भैया सीपीयू से कंट्रोल बस में डाटा आता भी है, इसको अलग अलग से लेता हूँ, समझ पाएंगे तब आप। हाँ सर, ये डाटा आता भी है और यहाँ से डाटा जाता भी है। टू वे तरीके से जुड़े हुए हैं कौन? सीपीयू और कंट्रोल बस। तो बस में कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस आप देख रहे हैं। ध्यान से इसको पहले ऊपर ऊपर बताता हूँ। देखिए सिस्टम में जितने बस हैं उस मुख्य रूप से आप मुख्य बस तीन देखते हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस। कैसे? बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूँ कि भाई कौन सा डाटा किस एड्रेस पे भेजना है, इसको कंट्रोल करने वाला सिस्टम तो होगा ना। यस। तो कौन सा डाटा किस एड्रेस पर भेजना है, कौन सा डाटा किस एड्रेस से किस एड्रेस पर भेजना है, ये सबको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम है कंट्रोल यूनिट हमारे सीपीयू में। यस सर। इसलिए डाटा बसेस के सिस्टम बस के अंदर तीन बस आप मुख्य रूप से देखते हैं। कौन सा डाटा किस एड्रेस पर भेजना है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। मान लीजिए इतने सारे रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, ठीक है। यहाँ से एक आदमी आ रहा है तो मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना कि इसको इसमें जाने देना, इसमें जाने देना, इसमें जाने देना, इसमें जाने देना। तो मैं एक टोल टैक्स लगाया, एक टोल लगा दिया और बोले यहाँ से जो भी आदमी आ रहे हैं केवल यही वाला रास्ता ऑन है, तो सारे व्यक्ति इस रास्ते जाएंगे, सारे व्यक्ति इससे जाएंगे। तो मैंने कंट्रोल किया टोल लगा करके। बस वैसे ही कि अब भैया जो भी डाटा आ रहा था उस डाटा को भेजना कहाँ था? जाना था भैया यहाँ पे रायपुर। ये भी रायपुर जाता है, रायपुर जाता है, रायपुर जाता है। मान लीजिए बिलासपुर से जा रहे हो आप, जाना आपको रायपुर 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 ही। तो डाटा आपका है क्या कि आपको जाना है रायपुर, बिलासपुर से रायपुर। एड्रेस कहाँ आपने बताया कि मुझे जाना है रायपुर, रायपुर का ए, रायपुर बी, रायपुर सी, रायपुर ए जाना है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, कंट्रोल बस है, वो कंट्रोल करेगा, सारा डाटा आ जाएगा किसके पास? कंट्रोल बस के पास। कंट्रोल बस बोलेगा आपको किस एड्रेस पे जाना है, ए वाले पे, तो ए बी सी डी, तो बोलेगा आप ए वाले पे, तो आपके पूरे डाटा को भेज देगा ए वाले रूट पर।
यस, इसलिए भाई बस 3 है। उस डाटा का एड्रेस पूछेंगे कहाँ जाना है, उसको कंट्रोल करके उसी रास्ते में भेज देंगे, इसलिए बसेस हो गए 3। अब इसको इतना समझ में आ गया, ठीक है, ये भी समझा, बहुत बढ़िया बात है। आइए, ठीक हो गया। अब इसको प्रैक्टिकली आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं। मान लीजिए कि मैंने भैया एक काम किया कि मैंने बोला 2 गुणा 2, ये मैंने क्या किया कीबोर्ड में, है ना, मैंने कीबोर्ड ले लिया, ठीक, ट्रिंग ट्रिंग कीबोर्ड, इसमें बटन बने हुए हैं, ठीक है, हाँ, इसमें मैंने इनपुट किया 2 गुणा 2। तो मैंने जो इनपुट दिया 2 गुणा 2, इनपुट ने क्या किया, मेरे द्वारा डाले गए इनपुट को उसमें बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके भेज दिया सीपीयू के पास। जैसे ही सीपीयू के अंदर मेरा डाटा जो था, मेरा जो डाटा था वो बाइनरी कोड के रूप में सीपीयू के पास गया, सीपीयू का भैया कंट्रोल यूनिट एक्टिव हो जाएगा, और कंट्रोल यूनिट क्या देखेगा, पहले तो ये डाटा चल जाएगा मेमोरी के पास, अब मेमोरी से भी आ जाएगा इसके पास, कंट्रोल यूनिट के पास, डाटा चल जाएगा मेमोरी, मेमोरी से कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट से वापस सीपीयू। कंट्रोल यूनिट अब इसको कंट्रोल करके बोलेगा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करके बोलेगा तुमको जाना कहाँ है, एड्रेस बताओ, कंट्रोल यूनिट बोलेगा एड्रेस बताओ, एड्रेस बोलेगा क्या रे ये तो गणितीय डाटा है, कंट्रोल यूनिट बोलेगा ये तो गणितीय डाटा है, इसको सीपीयू के एलयू के पास भेजो। फट से कंट्रोल यूनिट ने उससे एड्रेस को पूछा कि तुमको काम क्या करना है, तुम्हारे पर गणितीय काम करना है, तो उसका एड्रेस पूछ लिया कि तुमको भेजना का गणितीय वाले के पास, तो गणित का काम एलयू करता है, तो अब जाओ तुम अपना डाटा लेके एलयू के पास, इसलिए कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस। क्लियर हो गई बातें? यस, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। आइए, अभी जब यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4, 4 को फिर यहाँ से भैया आउटपुट के यूनिट में आपको दर्शा देगा, है ना, तो फिर आपका जो यहाँ पे बाइनरी कोड है आउटपुट यूनिट उसको भी दर्शाने से पहले उसको कन्वर्ट कर देगा आपके लोकल लैंग्वेज में, एसक्यूएल लैंग्वेज में, कि 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है, ठीक। चलिए आइए, इसे देख लीजिए भैया, मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भैया पूरे डाटा को एक स्थान दूसरे स्थान ले जाएगा, वो पूरे ले जाने का काम कौन करता है, बसेस करती है। कौन करती है, बसेस करती है। कौन करती है, बसेस करती हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन को एग्जैक्ट याद रखिएगा कि कंप्यूटर के अंदर जो भी सूचनाएं है उसका आदान प्रदान कौन करता है, किसी भी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान कौन ले जाता है, तो बोलेंगे बस, कंप्यूटर बस। पहला क्वेश्चन ये। सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है, कंप्यूटर बस। तो सूचनाओं का आदान प्रदान बोले कंप्यूटर बस, हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइस के बीच आदान प्रदान बोले कंप्यूटर बस, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सूचनाओं को ले जाने वाला काम करे कंप्यूटर बस। तो किसी भी सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आना, चाहे डाटा आ रहा है तो चाहे डाटा जा रहा है तो, वो पूरा काम होता किसके माध्यम से, तो बस के माध्यम से। इसलिए बस क्या है, बस एक तरीके से उस डाटा के लिए, बस एक तरीके से उस डाटा के लिए, बस एक तरीके से उस डाटा के लिए रास्ता है। तो बस क्या एक प्रकार का रास्ता है। इसमें गाड़ी आप लेकर के, डाटा नामक गाड़ी लेकर के आप आ रहे हैं और यहाँ से डाटा नामक गाड़ी लेके आप जा रहे हैं, ठीक। तो बस एक तरीके का रास्ता है। एक हिस्से को हार्डवेयर से पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ दे रहा है, सिस्टम के अंदर सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है। तो इसलिए क्या है, डाटा एक तरीके का रोड है, रोड है, रोड है। और कैसा रोड है, जिसमें भैया आपका सारी सूचनाएं चल रही हैं, सारी सूचनाएं, सारे डाटा चल रही हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। आइए, those external buses are connect between internal buses and the internal device of a computer system। चलते अगला पे। और तो एक्सटर्नल बस क्या है, तो एक्सटर्नल बस क्या, बस में एक्सटर्नल बस क्या है बोल रहा है, तो दिन कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस, तो एक्सटर्नल बस का मतलब ये है एक्सपेंशन बस, एक्सपेंशन बस मैंने एक्सपांड करना पड़े। तो कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। वे एक्सटर्नल बस कौन है, एक्सटर्नल बस एक ऐसा बस है, एक ऐसा रास्ता है जो 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 कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ रहा है। तो अन्य सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को मदरबोर्ड से जोड़ रहा है।
तो याद रखिएगा भाई एक्सटर्नल बस कौन है, क्योंकि सारे पेरिफेरल डिवाइस को मदरबोर्ड से जोड़ दे वही है एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस। यस सर, बस इतने कीवर्ड आपको याद रखना है। कीवर्ड जो बता रहा हूँ उतने ध्यान रखते चलिए, है ना। एक्सटर्नल बस कौन है, क्योंकि सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को मदरबोर्ड से जोड़ दे वही कौन है, एक्सटर्नल बस। इसमें डेटा स्थानांतरण की गति कम होती, धीमी होती है। अगला आ गया इसका दूसरा हिस्सा। पहले हिस्सा कौन हो गया इसका, मदरबोर्ड। पहले हिस्सा कौन हो गया, मदरबोर्ड। पहले से हो गया इसका मदरबोर्ड। दूसरा हो गया बस, कंप्यूटर बस और एक्सटर्नल बस। और तीसरा हिस्सा हो गया दोस्तों बायोस। बायोस को समझिए क्या है, आइए। तो बायोस कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, इसलिए इसका फुल फॉर्म ही है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्योंकि हार्डवेयर या तो इनपुट डिवाइस होगा या आउटपुट डिवाइस होगा। हाँ सर, बेसिकली इसलिए हार्डवेयर मतलब इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसलिए होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है ये। तो पूछे कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच कौन करता है, कि सारे हार्डवेयर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, या सारे हार्डवेयर जो कंप्यूटर से जुड़े हैं वो ठीक से जुड़े हैं कि नहीं, ये चीज जांच कौन करेगा। तो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारे हार्डवेयर ठीक से जुड़े कि नहीं जुड़े, पूरा जांच करता है बायोस। बायोस बायोस क्लियर होगी बातें। हाँ सर, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कहा जाता है। इस बायोस को ये पूछता है कि किसे पोस्ट के नाम से जाना जाता है, और पोस्ट का फुल फॉर्म तो बोलेंगे पोस्ट के नाम से जाते हैं बायोस को, और पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका मतलब जैसे ही आपने ये स्विच है और जैसे भाई आपने ऑन का बटन दबा दिया, तो इसमें आपको बगल में आपको प्लग लगा हुआ था, इस प्लग से आपको गया है सीपीयू। सीपीयू भी कनेक्टेड है आपका मॉनिटर। सीपीयू कनेक्टेड है आपका कौन, कीबोर्ड। सीपीयू कनेक्टेड है आपका माउस। सीपीयू कनेक्टेड है कौन, आपका प्रिंटर। समझ लीजिए इस तरीके से, है ना। हाँ सर, तो अब जैसे ही आपने ऑन किया तो आपने क्या कर दिया, पावर ऑन। देखिए पावर ऑन आपने किया तो सेल्फ खुद से ही सेल्फ टेस्ट कर लेगा। ये खुद से ही जो बायोस है ये सेल्फ खुद सेल्फ ही टेस्ट कर लेगा, सेल्फ ही टेस्ट कर लेगा इस सीपीयू के सिस्टम यूनिट में। जो आपका सीपीयू सिस्टम यूनिट जो फिट है आपका बायोस, वो चेक करेगा कि मॉनिटर मुझसे ठीक से जुड़ा है कि नहीं। हाँ जुड़ा है तो ठीक है। मुझसे भैया कीबोर्ड ठीक से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, हाँ ठीक है। मुझसे भैया माउस ठीक से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, हाँ ठीक है। मुझसे प्रिंटर ठीक से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, हाँ ठीक है। तो सब चीजों खुद से ही सेल्फ ही टेस्ट कर लेता है, इसलिए इसका नाम है पावर ऑन। होते साथ ही सेल्फ टेस्टिंग का काम करने वाला पोस्ट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। तो बायोस कौन है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का काम करता है। सारे हार्डवेयर की जांच कर लेते हैं सब ठीक से जुड़े कि नहीं जुड़े हैं और ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब अगर आपसे हार्डवेयर कोई डिवाइस जुड़ा है और सोचिए अगर आपका ये बायोस खराब हो गया दोस्त, जो कि सब चीज जांच कर रहा है, तो कोई जांच करने वाला ही नहीं रहेगा कि सारे हार्डवेयर ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब तक सारे हार्डवेयर ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जब आप पता ही कर पाएंगे तो सिस्टम ऑन होगा क्या, होगा ही नहीं। इसलिए बायोस के बिना भैया सिस्टम इज नॉट ऑन, आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। बायोस में स्थित बूट स्ट्रैप लोडर, ध्यान रखेंगे इस बात का कि बायोस में स्थित होता है बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। इसका मतलब क्या है सर, बहुत बड़ा चीज है कि बायोस जिसको आपने बोल दिया कि इसका ही नाम हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे आपने पावर ऑन किया, ये सेल्फ रूप से टेस्ट कर लेते हैं कि सारा हार्डवेयर ठीक से जुड़े कि नहीं जुड़े। इसी में एक और शब्द आपको मिलता है क्या, बूट स्ट्रैप लोडर, BSL, बूट स्ट्रैप लोडर। अब बूट स्ट्रैप लोडर क्या है, तो बूट स्ट्रैप लोडर ये है कि आप ये बूट स्ट्रैप लोडर एक प्रकार का प्रोग्राम है। बूट स्ट्रैप लोडर जो एक प्रोग्राम है, ये क्या है, ये एक आपका प्रोग्राम है ना। याद रखिएगा ये एक आपका प्रोग्राम है, और एक ऐसा प्रोग्राम है जो ये काम करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो भी आपके सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डला हुआ है, अगर आपका सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं तो आपका जो लैपटॉप है, पीसी केवल एक डब्बा है। क्योंकि आप उसमें जो चीज आपको इंटरफेस दिखता है, जैसे मुझे इंटरफेस दिख रहा है पूरा, है ना। हाँ, ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है। एंड्रॉइड का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका एप्पल का अलग iOS और ऑपरेटिंग सिस्टम iOS, है ना। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम OS ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड का एंड्रॉइड OS एंड्रॉइड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही नॉर्मली यह सब पूरे सब चीज को आपको दिखाते हैं। आप जो सिस्टम में आप काम कर रहे हैं उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम चालू नहीं होगा। अब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम चालू नहीं होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करने का काम कौन करता है, तो ये बायोस करता है।
जिसका कैसे देखिए कि इसमें बायोस में बूट स्ट्रैप लोडर नाम का एक प्रोग्राम होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। तो बूट स्ट्रैप लोडर काम क्या है कि भाई वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को मेन मेमोरी में डाल दे, और मेन मेमोरी में कहा डाल दे तो डाल देता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। क्लियर होगी इस बात है? यस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात को कि आपके सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला है अगर वो नहीं है तो सिस्टम आपका ऑन ही नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डल गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को मेन मेमोरी में लेकर के आना और काम को चालू करना। के लीजिए आपका फोन ऑन हो गया है, आपका लैपटॉप ऑन हो गया, उस काम को चालू करने का काम करता है बूट स्ट्रैप लोडर। तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को मेन मेमोरी में डालने का काम करता है बूट स्ट्रैप लोडर, जो कि किसका हिस्सा है? तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि जुड़ा होता है बायोस से। तो बायोस का मेन काम क्या है? बायोस का मेन काम है बूट स्ट्रैप लोडर का काम, प्रोग्राम को रन करना। क्या काम इसका? बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम को रन करना। और उस प्रोग्राम के रन होते ही आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉफ्टवेयर है वो मेन मेमोरी में चलने लग जाएगा, और इसी को बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस तरीके से वो सब चीज को टेस्ट भी कर लेता है। तो बायोस को बहुत अच्छे समझ गए होंगे आप। तो सिस्टम यूनिट के तीन हिस्से, मदरबोर्ड, बसेस और बायोस। तो बायोस के बिना सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बायोस नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम रन ही नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही रन नहीं होगा तो आपका सिस्टम चालू ही नहीं होगा। क्योंकि आपको बहुत ध्यान से समझना होगा मेरे दोस्त कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वही आपके भैया सिस्टम में कुछ करने का आजादी देता है, वही सिस्टम में आपकी सब चीज फंक्शंस को रन करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में डालना है। किसमें डालना है? मेन मेमोरी में। तो ये काम करता कौन है? बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम। और किसका हिस्सा है? तो ये हिस्सा है भैया आपके इसका बायोस का, इसलिए भैया याद रखेंगे आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में नहीं आएगा, आपका सिस्टम ऑन ही नहीं कहलाएगा। इसका मतलब अगर बायोस नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में नहीं आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में नहीं आएगा, आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। इसलिए सिस्टम ऑन होने के लिए बायोस जरूरी है, और सिस्टम ऑन होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी जरूरी है। क्लियर हो गई बातें? यस। और मेन मेमोरी में रोम और रैम दोनों आते हैं। चलिए अब कंप्यूटर की कार्य क्षमता की माप ले लेते हैं। अब क्लियर हो गई बातें? कार्य क्षमता की माप। तो एक शब्द आप समझ गए हैं। अब अगला शब्द है हमारा कंप्यूटर की कार्य क्षमता की माप। तो इसमें एक शब्द आप देखेंगे थ्रूपुट। क्या होता है? क्योंकि आजकल एग्जाम में सीधे शब्द पूछ लिया जा रहा है कि थ्रूपुट क्या होता है। क्या पूछ लेता है सीधे सीधा? थ्रूपुट क्या होता है? तो समझने की कोशिश करते हैं थ्रूपुट के बारे में, है ना। थ्रूपुट को अच्छे से समझ लीजिए कि प्रति इकाई इसमें कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोग प्रोसेसिंग की संख्या थ्रूपुट कहलाती है। क्या बोल रहा है सर? ये अधिक थ्रूपुट बेहतर कार्य क्षमता को इंगित करता है, परंतु ये प्रोसेस किए गए कार्य के प्रकार पर भी निर्भर करता है। मतलब है क्या सर थ्रूपुट? या कितने सब बोल दिया सर, ये है क्या थ्रूपुट? उसको समझाते हैं आसान लगे। समझिए कि प्रति इकाई इसमें कंप्यूटर प्रति इकाई इसमें कंप्यूटर द्वारा संपादित किए गए उपयोग प्रोसेसिंग की संख्या थ्रूपुट कहलाती है। तो प्रति यूनिट यानी कि कंप्यूटर द्वारा संपादित यानी कि प्रोसेस्ड किए गए आपकी सूचनाएं हैं मेरे दोस्त, है ना, किए गए उपयोग, संपादित किए गए उपयोग प्रोसेसिंग की संख्या ही थ्रूपुट है। अधिक थ्रूपुट मतलब बेहतर कार्य क्षमता होना। तो जितना अधिक थ्रूपुट है उतना अधिक आपका भैया वर्किंग एफिशिएंसी, उतनी आपकी वर्किंग पोटेंशियलिटी है। परंतु ये प्रोसेस किए गए कार्य के प्रकार पर भी निर्भर करता है। अभी अपने कोई सी चीज समझ नहीं आया होगा, मैं आपको बहुत आसान लोगों से समझाता हूँ, इस बात को समझिएगा ताकि आपको ये चाहिए फटाक समझ में आ जाएगा। थ्रूपुट का मतलब ही क्या है? थ्रूपुट का मतलब है थ्रो करना। कैसे थ्रो करना? मैं शब्द जुड़ के बता रहा हूँ। थ्रो करना कि मान लीजिए मैं हूँ अभी थ्रूपुट करने, मैं हूँ थ्रो करने वाला आदमी, मेरे में भाई बहुत ताकत है, तो मैंने एक पत्थर को लिया और थ्रो किया, वो गया 10 मीटर तक। ठीक है, तो मैंने उस पत्थर को कितना दूर ढकेल दिया? 10 मीटर तक ढकेल दिया। तो मेरी थ्रूपुट कितनी हुई? 10 मीटर। फिर एक और आदमी आके मेरे बगल में, उसने गुल्ला फेंका और उसने 20 मीटर ढकेल दिया, तो उसकी थ्रूपुट कितनी हुई? 20 मीटर। अब बताइए
किसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, किसने ज्यादा काम किया। मैं 10 मीटर ढकेला, मैंने 10 मीटर का काम किया, उसने 20 मीटर ढकेला, उसने 20 मीटर काम किया। इसका मतलब किसका भैया प्रोसेसिंग ज्यादा है, कौन ज्यादा काम कर रहा है, कौन काम में ज्यादा अच्छा है। वो 20 वाला कि मैं 10 वाला, जिसने सामान को 10 मीटर दूर फेंका वो, कि जिसने सामान को 20 मीटर दूर फेंका वो। क्लियर हो गई बात है। हाँ सर, जिसने 20 मीटर दूर फेंका वो ज्यादा अच्छा काम करता है। इसलिए मतलब जितना ज्यादा थ्रूपुट, आप जितना थ्रूपुट कर सकते हैं उतना आपका कार्य क्षमता इनपुट है। इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में समझिएगा बात को। वही कंप्यूटर का मेन काम क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। सेकंड चीज होता है प्रोसेस। अब बताइए थ्रूपुट के अनुसार बहुत अच्छे समझिएगा कि बताइए इनपुट में मैंने इसको 100 कमांड भेजे, 100 कमांड। इनपुट में ही एक दूसरा कंप्यूटर है जिसने इनपुट, एक दूसरी अलग कंप्यूटर हो गया, ये अलग कंप्यूटर। तो इनपुट में भी प्रोसेस, इनपुट से प्रोसेस के लिए 100 कमांड गए, और ये दूसरे सिस्टम में इनपुट से प्रोसेस के लिए 50 कमांड गए। क्लियर हो गई बात है। इस 100 कमांड वाले को इसने 1 सेकंड में रिजल्ट दे दिया, ये 50 कमांड वाले को इसने किस पे दे दिया, 5 सेकंड लेकर के समय दिया। तो देखिए यह ज्यादा से ज्यादा कमांड को कम से कम समय में आपके सामने रिजल्ट के रूप में दे दे रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा कमांड को इसने प्रोसेस कर दिया। और कैसे प्रोसेस कर दिया, कम समय में। जबकि इसने कम, 100 की तुलना में कम 50 कमांड, कम कमांड है, और इसने कम कमांड को ज्यादा समय लेकर के प्रोसेस किया। तो बताइए किसका थ्रूपुट अच्छा होगा, किसका कार्यक्षमता अच्छा है। सर ये वाले कंप्यूटर का, इसका खराब है। ये हो गया नॉर्मल समझने के बाद। इसलिए बोला है कि हाँ भैया, कि कितने ज्यादा कमांड को आप प्रोसेस कर रही है तो थ्रूपुट है। मगर कई बार ये डिपेंड करता है कि आप जो काम दे रहे थे उसकी प्रकृति कैसी। अगर दोनों काम की प्रकृति सेम थी, दोनों कंप्यूटर हर चीज में सेम थे, तब तो भैया कंप्यूटर खराब है। मगर अगर मैंने भैया यहाँ जो काम दिए बहुत आसान थे इसलिए 100 काम 1 सेकंड में कर दिया, और यहाँ जो काम दिए बहुत कठिन थे उसको अगर इसने 5 सेकंड में कर दिया, तो हाँ ये बादशाह हो जाएगा। मतलब कार्य के प्रकृति पर, कहा गया, कार्य के प्रकार पर भी निर्भर करेगा कंप्यूटर का थ्रूपुट। क्लियर हो गई बात है। हाँ जैसे भैया एक कंप्यूटर है हमारा, मॉनिटर हो गया, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यस ठीक। सर यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारा कैलकुलेशन डाल दिया, बहुत सारा कैलकुलेशन कीबोर्ड से डाल दिया और प्रोसेसर का रिजल्ट आ गया। तो मैंने 100 कैलकुलेशन डाले थे और 100 कैलकुलेशन सर मुझे 1 मिनट के अंदर मिल गए। और सर मैंने एक ही हैवी प्रोग्राम सर इसमें डाल दिया, हैवी प्रोग्राम इसमें करने के लिए दे दिया, और उस हैवी प्रोग्राम को एक हैवी प्रोग्राम को होने में 1 घंटे का समय लग गया। इससे आप ये नहीं बोलेंगे कि 100 काम को 1 मिनट में कर दिया था तो ये अच्छा है। नहीं दोस्तों, इसने एक हैवी काम को 1 आवर में कर दिया तो ये भी अच्छा है। हाँ इसका मतलब कार्य के प्रकार पर डिपेंड करता है, कार्य के प्रकार पर भी निर्भर करता है कि भाई कंप्यूटर की कार्य क्षमता कैसी है, उसका थ्रूपुट कैसा है। ठीक है, आप कंप्यूटर को हैवी काम देंगे तो थोड़ा टाइम तो लेगा ही लेगा। जैसे आप जब भी कंप्यूटर में एडिटिंग करते होंगे तो उसका प्रोसेस होने थोड़ा टाइम लेता है। छोटी एडिटिंग करते हैं फटफट काम हो जाता है, शॉर्ट्स बस बनाते हैं फटफट काम हो जाता है। जब पूरा वीडियो बनाएंगे, पूरा रील बनाएंगे, उतना ज्यादा टाइम लेता है प्रोसेस होने में। तो इसका मतलब जो आपके प्रोसेसिंग में जो समय लग रहा है ना, और कितने समय में आपको काम खत्म हो जा रहा है, ये थ्रूपुट की वजह से ही होता है। ये सब आप अच्छे समझ गए कि थ्रूपुट क्या है। तो ये भाई कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की कार्य क्षमता को, कंप्यूटर का थ्रूपुट बेहतर कार्य क्षमता को इंगित करता है, बेहतर कार्य क्षमता को इंगित करता है। तो कंप्यूटर में थ्रूपुट शब्द कंप्यूटर की बेहतर कार्य क्षमता को इंगित करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। हाँ ध्यान रखिएगा। आइए अगला, रिस्पॉन्स टाइम क्या है। देखिए उसी से आएगा रिस्पॉन्स टाइम कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप ऑपरेट करेंगे, जिसमें आप काम करेंगे। तो आपको काम करने के लिए दिया गया इंटरफेस, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है जो आपको काम करने के लिए इंटरफेस दे रहा है, तो वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मल्टीटास्किंग मतलब उसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप मल्टीटास्क, एक साथ, मल्टी मतलब बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर अपना थोड़ा थोड़ा समय सभी कार्यों के प्रोसेसिंग के लिए देता है। क्या करता है कंप्यूटर अपना थोड़ा थोड़ा समय सभी कार्यों के प्रोसेसिंग के लिए देता है। आप बहुत सारा टास्क कर रहे हैं, अब इसमें आप गेमिंग का काम कर रहे हैं, इसमें आप डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, इसमें आप वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं। तो अब देखिए हर गेमिंग, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग आप अलग अलग टास्क इसमें कर रहे हैं।
तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम अलग अलग टास्क कर रहे हैं, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सभी कार्यों को थोड़ा थोड़ा समय सभी कार्यों को प्रोसेसिंग के लिए दे दे, थोड़ा सा गेम के लिए दे दे, थोड़ा सा आपके डिजाइनिंग के लिए दे दे, थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग के लिए दे दे, ठीक है। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य देने व सीपीयू द्वारा उस कार्य को संपादित करने के लिए की गई पहली प्रतिक्रिया के बीच का समय ही रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। मतलब आपने काम तो दे दिया कि भैया तुम गेमिंग का काम कर दो, तुम भैया आपके डिजाइनिंग का काम कर दो, तुम वीडियो एडिटिंग का काम कर दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा काम देना, तो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य देना। भैया आपने क्या किया, ऑपरेटिंग कंप्यूटर जो था उसको प्रोसेसिंग के लिए आपने कार्य दे दिया, तो आपके द्वारा दिया गया कार्य आपने जो काम दिया, और सीपीयू द्वारा, तो कंप्यूटर द्वारा काम देना, सीपीयू द्वारा उस काम को संपादित करना। इसमें जो समय लगता है कि आपने उसको काम दिया भैया अभी, और काम कर दे रहे हैं 20 मिनट बाद, आपने काम दिया अभी, वो काम कर रहे हैं 10 सेकंड बाद, तब कभी एक में 20 मिनट का समय लगा, कंप्यूटर द्वारा दिया गया काम उसमें समय लगा 20 सेकंड, मेरे द्वारा दिया गया काम उसमें लगा 10 सेकंड। तो इसका मतलब ये जो समय का अंतर है, यही तो है भैया, ये समय है, समय। तो दिए करने के लिए दी गई पहली प्रतिक्रिया के बीच का समय ही रिस्पॉन्स है। तो समय ही, जो समय लग रहा है वो लगा हुआ समय ही है रिस्पॉन्स टाइम। बेहतर कार्य क्षमता के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। लोगों क्या लगता है भैया कि अच्छा कंप्यूटर चाहिए तो थ्रूपुट ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों थ्रूपुट ज्यादा होना चाहिए मगर रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स करने वाला। जैसे आप मुझसे मिलते हैं, आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और अब मैं आपको रिस्पॉन्ड करने में, रिप्लाई देने में 5 मिनट लगा दिया। हाँ, और इसके एक और टीचर है, आपने क्वेश्चन पूछा, फट से उसने आपको आंसर दिया, तो बताइए उस मैंने आपको रिस्पॉन्स दिया 5 मिनट बाद, इसने आपको रिस्पॉन्स दिया 1 सेकंड में, तो कम किसका समय है? 1 सेकंड में कम समय है। रिस्पॉन्स टाइम इसने कम लिया, और मैंने कितने लिया था? 5 मिनट मैंने ज्यादा लिया था। तो ज्यादा अच्छा टीचर कौन है? जो आपके उत्तर देने में 5 मिनट का समय ले रहा है वो ज्यादा अच्छा है, जो आपको फट से उत्तर दे रहा है 1 सेकंड में वो अच्छा है? तो आपको पता है सर जो फट से उत्तर दे रहा है 1 सेकंड में वो अच्छा है। इसलिए मतलब रिस्पॉन्स टाइम, आपके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कितने तेजी से आपको मिलता है, आपके द्वारा किए गए कंप्यूटर काम का रिजल्ट कितने जल्दी सामने आ जाता है। 2 कंप्यूटर है, दोनों वीडियो एडिटिंग चल रहा है, सेम रैम रोम सब चीजें क्लियर कर भैया, दोनों में सेम डिजाइनर बैठे हैं, सेम काम को एग्जीक्यूट करते हैं, और दोनों को द्वारा काम करने में 10 मिनट में करके दे दिया, उसी काम को 10 सेकंड में करके दे दिया, तो ज्यादा अच्छा कंप्यूटर कौन होगा? ये होगा, क्योंकि इसके रिस्पॉन्स टाइम कम है, या आपके द्वारा किए गए काम को फट से भैया एग्जीक्यूट कर दे रहा है, इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है। इसलिए याद रखिएगा, अच्छे कंप्यूटर का रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। यस सर, तो अच्छे कंप्यूटर का रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। जिस कंप्यूटर का रिस्पॉन्स टाइम जितना कम वो उतना अच्छा कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर का थ्रूपुट जितना ज्यादा वो उतना अच्छा कंप्यूटर। क्लियर हो गई इतनी बात? यस। तो ये थ्रूपुट दर्शाता है, ध्यान रखेंगे, थ्रूपुट दर्शाता है कार्य क्षमता को, बेहतर कार्य क्षमता को, कंप्यूटर की बेहतर कार्य क्षमता को दर्शाता है थ्रूपुट, और रिस्पॉन्स टाइम दर्शाता है कि भाई कितना समय ले रहा है एग्जीक्यूट करने में, आपके द्वारा संपादित कार्य को करने में कितना समय ले रहा है। तो कार्य को संपादित करने के लिए की गई पहली प्रतिक्रिया के बीच का समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को दिया गया काम कितने देर में संपादित होगा, कितने देर में एग्जीक्यूट होगा, कितने देर में उसका रिजल्ट आएगा, ये डिपेंड करता है रिस्पॉन्स टाइम पर। इसलिए ज्यादा थ्रूपुट अच्छा कंप्यूटर, कम रिस्पॉन्स टाइम अच्छा कंप्यूटर, इसमें ज्यादा इसमें कम। अच्छे से अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिक्कत नहीं होगा टीचर वाले एग्जाम्पल से। अब अगला दोस्तों आपका टर्न अराउंड टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। तो अगला टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि एक शब्द का मतलब समझा रहा हूँ, एग्जाम में हर एक शब्द क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं, और इन सभी शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए दोस्त। इसमें अगर आप गलती कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पछतावा आपको मिलेगा एग्जाम में, इसलिए इसको एक समझ के चलते चलिए। आइए इसमें इतना समझा भी रहा हूँ। टर्न अराउंड टाइम क्या है? टर्न अराउंड टाइम लिखिएगा TAT, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में TAT, तो TAT टर्न अराउंड टाइम। कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने, कंप्यूटर को आपने कोई काम प्रोसेसिंग के लिए दे दिया, तो तथा कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा कर अंतिम परिणाम देने के बीच का समय टर्न अराउंड टाइम है। क्या है टर्न अराउंड टाइम? क्लियर हो गई बात है? तो देखिए बहुत बेसिक सा अंतर है किसमें आपका
रिस्पॉन्ड टाइम में, है ना, और भैया टर्न अराउंड टाइम में। क्या समझिएगा बहुत अच्छे से, ठीक, बहुत अच्छे दिखेगा। तो टर्न अराउंड टाइम क्या है, इस ग्राफ से समझ में आ जाएगा कि भैया आपको कोई काम दिया गया, अराइवल टाइम आपको उस काम कितने समय में आया, और आपने उस काम को कंप्लीट कितने देर में कर दिया। इसका मतलब फाइनली आपको काम दिया गया था, काम दिए थे 10 बजे सुबह, आपने काम को कर दिया 12 बजे सुबह, ठीक है। तो रियल में अंतर क्या हुआ, 2 आवर का। तो 2 आवर हो गया आपका टर्न अराउंड टाइम। ये आपको काम दिए कब थे और काम खत्म कब हुआ, वो काम खत्म कब हुआ, तो ये होता है दिए गए काम से खत्म होने वाले काम के बीच का समय क्या है आपका, टर्न अराउंड टाइम है। क्लियर हो गई बातें, चलिए ध्यान रखिएगा। उसने बोला कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए दिए गए कार्य, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग के लिए जो भी कार्य दिया था, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए दिए गए कार्य, तो कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा कर अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम बोला ना, अंतिम परिणाम है ना, खत्म करने में अंतिम परिणाम देने के बीच का समय ही टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो सर अगर टर्न अराउंड टाइम है तो रिस्पॉन्ड टाइम क्या है, रिस्पॉन्ड टाइम दोस्तों क्या है, अब फिर टीचर वाले से आपको समझा रहा हूं, ध्यान ध्यान सुनिएगा। एक टीचर सर आपने पूछा, और आपको आपने पूछा सर ताजमहल कहाँ है, और मैं केवल टीचर से आपने पूछा सर ताजमहल कहाँ है, उसने बोला बेटा बेटा ताजमहल बेटा हमारे आगरा में है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 चीजें सीखने वाली बात है कि ये जो टीचर है कर रहा है, आपने क्वेश्चन पूछा सर ताजमहल कहाँ पर है, ये भी बहुत समय ले लिया। अरे टीचर सर ताजमहल कहाँ पर है, बोले बेटा, तो अब जैसे बोले सर ताजमहल कहाँ पर, बोले बेटा, तो आपके क्वेश्चन को पूछते साथ ही फट से आपके और ध्यान दे देना, अच्छा बेटा, जब मैंने बेटा बोला अब सर ताजमहल का, मैंने हाँ बेटा, हाँ बेटा वो ताजमहल, जो मैंने हाँ बेटा मतलब आपको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, आपको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, आप जो पूछे उस पर मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, आपको रिप्लाई दे रहा हूँ, हाँ बेटा बोलो, मेरा ध्यान तुम्हारी ओर आ गया। तो ये है दोस्तों रिस्पॉन्स टाइम, कि आपके पूछे क्वेश्चन मैंने रिस्पॉन्स कब दिया। तो फिर टर्न अराउंड टाइम क्या है, अब समझिएगा। आपने पूछा सर ताजमहल का, बोला बेटा, ये रिस्पॉन्स टाइम जो 1 सेकंड लगा पूछने से बेटा के बीच में, वो है रिस्पॉन्स टाइम। मगर मैं बेटा, ये रिस्पॉन्स टाइम, ताजमहल आगरा में है, जब मेरा आंसर खत्म हो गया ताजमहल आगरा में है, वो समय है आपका कौन, आपके पूछे हुए क्वेश्चन से अंतिम रिजल्ट आने तक का समय क्या है, टर्न अराउंड टाइम। क्लियर हो गई बात है, यस। आप समझ गए बात को, अब अच्छे से आप समझ गए होंगे कि जैसे अपने क्वेश्चन पूछे, बोला हाँ बेटा, मतलब आपको रिस्पॉन्स करो, मेरा ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो गया, तो ये रिस्पॉन्स टाइम। और मैं बोला हाँ बेटा ताजमहल तो आगरा में है, तो मेरा आंसर जब खत्म हुआ वह टर्न अराउंड टाइम। तो इसमें दोनों में बहुत कंफ्यूजन होते हैं लोग, आपको पूरा बारीक चीज समझा दी, इस चीज से समझ के रखिएगा। तो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कार्य दिए जाने तथा कंप्यूटर द्वारा उसे पूरा कर अंतिम परिणाम देने के लिए, अंतिम परिणाम दे रहा है ना, हाँ बेटा ताजमहल तो आगरा में है, मैंने आपको अंतिम परिणाम देने में जो समय लिया, अंतिम परिणाम देने के बीच का जो समय, आपने मुझे जो कार्य दिया था, क्वेश्चन पूछा, मैंने अंतिम रिजल्ट देने में जो समय लगाया, वो समय ही कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। बेहतर कार्य क्षमता के लिए टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए, इसलिए अच्छे कंप्यूटर में रिस्पॉन्ड टाइम भी कम होना चाहिए कि आपको फट से रिस्पॉन्स मिल जाए, और टर्न अराउंड टाइम भी कम होना चाहिए, फट से रिजल्ट आ जाए। तो रिस्पॉन्स मिले तेजी से, ध्यान आपकी ओर आ जाए तेजी से, आपके काम पे फट से एक्शन करना चालू हो जाए, वो अच्छे कंप्यूटर रिस्पॉन्स टाइम। और फट से आपको रिजल्ट निकाल के दे दे, फट से आपको फाइनल उत्तर ला के दे दे, वो भी अभी आपका क्या टर्न अराउंड टाइम। और दोनों ही जितने कम होंगे, का मतलब जितना कम समय लेंगे, आपको बात सुनने में जितना कम समय लिया, रिस्पॉन्स करने में कम समय लिया, मैं अच्छा हूँ टीचर, मैं आपका आंसर देने में कम समय लिया, मैं अच्छा टीचर हूँ। इसलिए भैया जितने दोनों जितने कम होंगे, आपका रिस्पॉन्ड टाइम और टर्न अराउंड टाइम उतनी ही अच्छी आपकी कंप्यूटर होगी। तो बेहतर कार्य क्षमता के लिए टर्न अराउंड टाइम भी कम होना चाहिए रिस्पॉन्ड टाइम के जैसे ही। हाँ सर इतना समझ गए हम बात, आपको दिक्कत डाउट नहीं होगा, मैं इस चीज का गारंटी लेता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इस चीज को एक बार ध्यान समझिए कि अराइवल टाइम, जब आपके पास काम आ गया, ठीक है, आपके पास काम आया और वहां से वो काम के रन होते तक, रन होने के बीच की दूरी, रन होने के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है बेटा वेटिंग टाइम। पूछेगा ऐसे कि भाई आपने काम आया, आपके पास काम आया,
और वहां से उस काम पे काम करना चालू होने से पहले तक का टाइम है वेटिंग टाइम। जैसे क्लियर हो गई बात है, आपके पास कोई काम आया और उस काम के आने के बाद उस काम पे आपने काम करना चालू किया, तो आपके पास काम आया 10 बजे, आपने काम चालू करना चालू किया 12 बजे, तो ये जो 2 घंटे का समय है, ये 2 घंटे का समय है वेटिंग टाइम की, वेट कर रहा है। क्या एक 10 बजे गया था, ये रेडी तो 10 बजे से बैठा है, ये रेडी होकर के 10 बजे से बैठा है भैया कि आप मेरा काम कर देंगे, मगर आपने काम करना चालू कब किया, रन करना चालू कब किया, काम करना चालू किया 12 बजे, तो आपने इसको 2 घंटा वेटिंग ही तो कराया, इसलिए इसको कहते हैं वेटिंग टाइम। तो अराइवल टाइम, आप पहुंचे हॉस्पिटल 10 बजे, डॉक्टर आया 12 बजे, तो 2 घंटे आपने क्या किया, वेटिंग। अच्छा सर, अब डॉक्टर के आते साथ ही जिस समय आपको उसके कैबिन में भेजा गया है, मान लीजिए 12 बजे डॉक्टर आया, आपका नंबर आया 1 बजे, 1 बजे आप डॉक्टर केबिन में गए और 1 बज करके 5 मिनट में आप बाहर आ गए, तो ये है बस्ट टाइम। डॉक्टर आ गए तो 12 बजे, मगर आपको बुलाया 1 बजे, और 1 बजे आपको बुलाया, तो देखिए 12 बजे काम है चालू हो गया, कंप्यूटर में काम होने चालू हो गया 12 बजे से, मगर आपका काम कर रहा है, अलग अलग टास्क है, तो 4 टास्क है, तो तीसरे टास्क पे आते आते 1 बज गया, और काम आते साथ 1 बज के 5 मिनट खत्म हो गया। तो जिस समय वो काम पे हाथ लगाया और उस काम को खत्म किया, उसके बीच का टाइम कहता है बस्ट टाइम। जब आपको काम कंप्लीट हो गया, जब काम पे हाथ लगाया और काम कंप्लीट हो गया, तो इस बीच का टाइम होता है बस्ट टाइम। क्लियर हो बात है, वहां से रेडी हो गया आपका काम, मैंने आप रेडी होके गए थे, रन हुआ, लास्ट में कंप्लीट हो गया। इसलिए टर्न अराउंड टाइम क्या है, तो कंप्लीशन टाइम। जब आए कितने बजे से थे, 1:30 बजे आए थे आप 10 बजे, काम कंप्लीट कब हुआ, 1:30 बजे, काम हुआ 1:30 बजे, आप गए थे कब, देखिए कंप्लीशन ऑफ टाइम, काम हुआ 1:30 बजे। अराइवल ऑफ टाइम, आप आए कितने बजे थे, 10 बजे, आए कितने बजे थे हॉस्पिटल, 10 बजे, तो भैया आपका टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया, टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया, 1:30 बजे से 10 बजे घटा दीजिए, मतलब पता चलेगा आपका काम होने में कितना समय आपको वेस्ट हो गया। तो सर 10 से 2 12 और 1 1.5, सर 3.5 घंटा मेरा टाइम वेस्ट हो गया। यस, यही आपका टर्न अराउंड टाइम, कि आपके काम होने में टोटल 3.5 घंटे का समय लग गया। यह है टर्न। अब आप खुद बताइए, एक ऐसा डॉक्टर जो भाई 12 बजे आए और भैया 5 मिनट में, और 1 बजे आपको बुलाया और 5 मिनट में काम खत्म कर दे, लगभग आपको 3.5 घंटा वेस्ट कर दे इस 5 मिनट के लिए, तो डॉक्टर अच्छा होगा? ये जो फट से आए, आप 10 बजे पहुंचे, 10 बजे भी आए, 10:05 में आपको खत्म कर दे, तो आपका टाइम केवल लगेगा 5 मिनट। आप 10 बज गए थे और 10:05 में बाहर आ गए, वो डॉक्टर अच्छा होगा सर, जो डॉक्टर ये 5 मिनट में जो मेरा काम खत्म कर दिया, ये डॉक्टर अच्छा है सर। यस, इसलिए जितना ये कम होगा, टर्न अराउंड टाइम जितना कम होगा, उतना ही कंप्यूटर अच्छा होगा। हाँ, मगर आप गए थे 10 बजे, एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें प्रकृति मैटर करता है, कार्य की प्रकृति। आप गए थे 10 बजे, डॉक्टर भी आए 10 बजे, एक मरीज को भेज दिए 10:05 पे, आप गए थे 10 बजे, एक दूसरा व्यक्ति गया 10 बजे, उसको 10 बजे 10:05 में बुलाया, उसको भेजा शाम के 5 बजे, तो ये डॉक्टर खराब नहीं होगा भाई, इसकी बीमारी बहुत बड़ी होगी, तो बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, तो टाइम लेगा ये। तो इसलिए कंप्यूटर में भी अगर बहुत हैवी काम कर रहे हैं तो टाइम तो लेगा ही लेगा। हाँ, उससे जज नहीं कर सकते, मगर दो नॉर्मल काम कर रहे हैं तो कौन जल्दी कर रहा है, कौन फास्ट कर रहा है, इसको देखा जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, टर्न अराउंड टाइम कम होगा तो कंप्यूटर अच्छा है, आपका रिस्पॉन्ड टाइम कम होगा तो अच्छा है, और थ्रूपुट भैया ज्यादा होगा तो अच्छा है। अब सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक, अब सीपीयू की गति को, आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड को कौन कौन भैया प्रभावित करते हैं, वो चीज देख लीजिए, क्योंकि अगर ये चीज आपको नॉलेज होगा तो आप अपने मोबाइल की स्पीड, अगर मोबाइल बहुत स्लो चल रहा है, हैंग मार रहा है, उसको सुधार सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने कंप्यूटर में भी आप सुधार कर सकते हैं, ये चीज आपको पता होगा तो। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए जिसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पाए। पहली बात तो आपको मोबाइल हैंग मार रहा है, स्लो चल रहा है, तो पहले अपना रैम खाली कीजिए जितना हो सकता है, अपना रैम खाली कर दीजिए, पहला क्वेश्चन तो यही वाला बात होगी, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन रैम पे ही रन होता है, तो रैम का जगह आपको खाली होना चाहिए ताकि वो स्मूथली रन कर सके। पहला बात तो ये हो गया, ठीक है सर, ठीक है। आइए दूसरा बात है इस पर, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला देखा, सीपीयू की कार्य क्षमता को 1 सेकंड में संपादित किए जा सकने वाले अनुदेशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। तो सीपीयू को हम कैसे नापते हैं, हम सीपीयू को नापते हैं कि भाई वो 1 सेकंड में कितने कार्य संपादित कर दे रहा है, कितने अनुदेश, वो अनुदेशों की संख्या को, काम को पूर्ण कर दे रहा है। तो हम कंप्यूटर कभी भी सीपीयू को हम कैसे नापते हैं, उसकी स्पीड पे नापते हैं।
वो 1 सेकंड में कितना काम, और स्पीड में कैसे कि 1 सेकंड के अंदर कितना सारा काम कर दे रहा है, 1 सेकंड के अंदर कितने सारे आदेशों ऑर्डर को पूरा कर दे रहा है, तो कहीं सीपीयू की कार्य क्षमता। क्लियर हो गई बात है? यस सर। तो सीपीयू की कार्य क्षमता क्या हो गई, तो 1 सेकंड में कितने कार्यों को, कितने अनुदेशों की संख्या को संपादित कर रहा है, वो हो गया सीपीयू की कार्य क्षमता। इसकी गति मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, क्या मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। तो याद रखिएगा सीपीयू की गति किसमें नापते हैं, MIPS या BIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है ना, 1 सेकंड पर सेकंड 1 सेकंड, और 1 सेकंड में कोई मिलियन इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेशन कर दे रहा है, कोई बिलियन इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेशन कर दे रहा है। तो दोनों में अच्छा कौन होगा, जो मिलियन का जो बिलियन करे, जो ज्यादा करेगा वो ज्यादा अच्छा। यस। तो सीपीयू का मेन हम देखते कैसे कौन सा सीपीयू अच्छा है, जिसकी जितनी ज्यादा गति हो, जिसका जितना ज्यादा स्पीड हो। अब ये कौन कौन इसकी गति को प्रभावित करते हैं, तो पहला चीज है कंप्यूटर घड़ी, इसे सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिस्टम क्लॉक कहा जाता है, इसे कंप्यूटर घड़ी को सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। इसमें डाटा प्रोसेस करने की गति कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है। तो पहले बात तो ये पूछेगा, बताइए सिस्टम क्लॉक किसे कहते हैं, बोलेंगे कंप्यूटर क्लॉक को ही सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। और इसमें डाटा प्रोसेस करने की गति, डाटा को प्रोसेस करने की जो गति है, डाटा को प्रोसेस करने की, कोई भी डाटा को आप कितने देर प्रोसेस करते हैं, उसका स्पीड, इस डाटा को प्रोसेस करने की स्पीड जो है कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है। तो कंप्यूटर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होगी, उस इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर डिपेंड करेगा कि भाई किसी भी एक्शन पर कितना जल्दी रिएक्शन देगा, किसी भी एक्शन पर कितना जल्दी रिएक्शन देगा, इस पे डिपेंड करता है, किस पे, कंप्यूटर घड़ी पर, कंप्यूटर के अंदर फिट एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर। ठीक, जितनी अच्छी एफिशिएंसी की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आपके कंप्यूटर घड़ी क्लॉक एक कंप्यूटर क्लॉक के रूप में लगी होगी, उतनी फटाफट भैया आपका कंप्यूटर काम करेगा। इसलिए भैया आपके कंप्यूटर में जब भी आप नए कंप्यूटर लेने जाए, उसको पूछेंगे कंप्यूटर क्लॉक कैसा भैया, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक कौन सा वाला लगा है, अच्छी कंपनी का लीजिएगा। दूसरा रजिस्टर मेमोरी, सीपीयू में रजिस्टर की संख्या तथा आकार जितना अधिक होगा, हालांकि दुकान वाले आपको ये चीज बोलेंगे नहीं, ये क्या बोल रहे हो भैया आप, रैम होता है, रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है, प्रोसेसर होता है, ये सब देखा जाता है, ये क्या आप सिस्टम क्लॉक वगैरह बोल रहे हो, उनको खुद ही नहीं पता है, अब वो कैसे बताएंगे वो, है ना। सामान 5 पीढ़ी से बेचने का मतलब नहीं उनको नॉलेज हो जाए, प्रैक्टिकल अपने फील्ड का नॉलेज, है ना, ये सब भी आपके सॉफ्टवेयर वालों को नॉलेज होगा। ठीक है। रजिस्टर मेमोरी, सीपीयू में रजिस्टर की संख्या तथा आकार जितना अधिक होगा, हालांकि आपको नॉर्मली कंप्यूटर जब भी देखना है, प्रोसेसर देखा कीजिए, रैम देखा कीजिए, ये 2 चीज सबसे मेजर चीज है, और ग्राफिक्स कार्ड लगा लीजिए कीजिए हाई वाला। ठीक, ये 3 चीज देखे कीजिए, प्रोसेसर, रैम और ग्राफिक्स कार्ड, और उसके बाद रोम। प्रोसेसर, रैम, रोम और ग्राफिक्स कार्ड, ये 4 चीज देखा करो कंप्यूटर लेने से पहले। आइए अब आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर मेमोरी क्या है, तो सीपीयू में रजिस्टर की संख्या तथा आकार जितना अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा कि सीपीयू में रजिस्टर की संख्या तथा आकार, तो रजिस्टर जितनी ज्यादा संख्या में रजिस्टर होंगे, जितने बड़े बड़े आकार के रजिस्टर होंगे, वो सीपीयू उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होगा, सीपीयू के प्रोसेसिंग की गति उतनी ही तीव्र होगी। तो सीपीयू में रजिस्टर की संख्या तथा रजिस्टर का आकार जितना अधिक होगा, वो सीपीयू उतनी ही तीव्र फास्ट काम करेगी। या सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी होती है, क्यों, क्योंकि सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी कौन होती है, तो बोलेंगे रजिस्टर मेमोरी होती है। इसलिए कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, तो जो कंप्यूटर की सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की कार्यकारी मेमोरी कौन है, रजिस्टर मेमोरी है, रजिस्टर है। इसका मतलब कंप्यूटर को सबसे पहले जब भी कोई सीपीयू को जब भी कोई काम करना है, तो सबसे पहले किसको झांकता है, कौन सी मेमोरी की ओर झांकता है, रजिस्टर मेमोरी की ओर। और क्या सीपीयू के सबसे पास कौन सी मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी है। और सीपीयू बस बताइए, अगर एक सीपीयू हूं मैं, एक और इधर सीपीयू, मेरे पास 500 लीटर का टंकी है, रजिस्टर, मेरे पास 500 लीटर टंकी वाला रजिस्टर है, इसमें 500 लीटर पानी डाल सकता हूँ। इसके पास 200 लीटर पानी टंकी वाला रजिस्टर, इसमें 200 लीटर पानी डाल सकता है। कौन ज्यादा भैया पानी डाल पाएगा, 500 वाला। इसका मतलब कौन ज्यादा डाटा स्टोर करके रख पाएगा, 500 वाला। इसलिए मैं बोला कि रजिस्टर का जितना बड़ा आकार होगा सीपीयू उतना अच्छा। दूसरा बोला कि आकार के साथ साथ रखिएगा क्या गया, संख्या। मेरे पास 500 के 4 टंकी है, इसके पास 300 का 2 टंकी है, इसके 600, मेरे पास 2000। तो संख्या से बढ़ गया ना, मेरे पास संख्या ज्यादा है तो मुझे उतना अच्छा सीपीयू। क्लियर हो गई बात है, क्योंकि सीपीयू सबसे पहले कोई चीज को खोजता है
तो वे रजिस्टर में खोजता है। जब आपको बहुत सारा रजिस्टर है, मतलब बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हो, तो आप बहुत सारा डाटा जब स्टोर करके रखे हो अपने बहुत बड़े बड़े आकार के रजिस्टर में और बहुत सारे रजिस्टर में, तब वे सबसे पहले फट से रजिस्टर से आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि रजिस्टर आपके सबसे पास होता है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि सीपीयू के सबसे नजदीक मौजूद मेमोरी कौन है, तो रजिस्टर मेमोरी। सीपीयू सबसे पहले किस मेमोरी में आंसर खोजता है, रजिस्टर मेमोरी में। सीपीयू अपना सबसे इंपॉर्टेंट डाटा, ये बार बार जो यूजर यूज करता है, वो डाटा कहाँ रखता है, रजिस्टर मेमोरी में। सीपीयू सबसे नजदीक कौन है, रजिस्टर मेमोरी। जो सबसे नजदीक है मैं सबसे पहले उसी से तो कुछ चीज निकालूंगा, यस। इसलिए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, मान लीजिए यहाँ पर है एक चीज, यहाँ पर है, मैं किससे तेजी से पकड़ पाऊंगा, पास में है, तो जितना पास उतना फास्ट, उस तक पहुंचना उतना फास्ट। इसलिए सीपीयू में, ये कंप्यूटर में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, तो रजिस्टर मेमोरी है मेरे दोस्त। कौन है, रजिस्टर मेमोरी। ठीक, ध्यान रखिएगा। सीपीयू के प्रोसेसिंग की गति उतनी ही तीव्र होगी जितनी अधिक रजिस्टर की संख्या होगी, जितना बड़ा रजिस्टर का आकार होगा। यह सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी होती है। तो सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी कौन है, कौन है, कौन है बोलेगा तो रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी याद रखिएगा। चलिए, ये सीपीयू का अपना पर्सनल मेमोरी है, उसमें रैम डालना, रोम डालना तो अलग से आप फिट करते हैं, पर सीपीयू की पर्सनल मेमोरी होती है भैया, कौन, ये रजिस्टर मेमोरी है ना। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आते हैं, अगला है अपने शब्द परास। चलिए, अब अगला है शब्द परास। शब्द परास यह बाइनरी अंकों की वह संख्या है, तो बाइनरी अंकों की ऐसी संख्या जो कंप्यूटर पर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेता है, जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेता है। तो शब्द परास की सीमा, जैसे मान लीजिए कि भैया मैंने यहाँ पर 50 वर्ड लिख करके डाला, और इसकी सीमा थी कंप्यूटर की कितने की, 25 शब्द को 1 सेकंड में सॉल्व करने की। तो 50 कितने समय में सॉल्व करेगा, 2 सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड में। और वैसे एक दूसरा कंप्यूटर है, वैसे 50 लाइन लिखा, और इसकी सीमा, इस वाले कंप्यूटर की सीमा ही कितनी है कि 50 आपके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको भी 1 सेकंड में सॉल्व कर दे। तो कितना समय लेगा इसको सॉल्व करने, 50 इंस्ट्रक्शन है तो 1 सेकंड ही लेगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि शब्द परास क्या है, तो शब्द परास बाइनरी अंकों की वह संख्या है कि आपने जो भी जितने बाइनरी अंक लिखे थे उनकी संख्या, कि 10,000 शब्द, 5,000 शब्द, उनकी संख्या, उनकी ऐसी संख्या जो कंप्यूटर पर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए ले, जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेस कर सके, एक बार में फट से 50 शब्दों को प्रोसेस कर ले, एक बार में फट से 100 शब्दों को, 2,000 शब्दों को, लाख शब्दों को प्रोसेस कर ले। तो कितने शब्दों को एक बार में प्रोसेस कर सकता है, वह शब्द की लिमिट, वह शब्द की संख्या ही क्या है, शब्द परास। यस, तो इसलिए यहाँ पे शब्द परास क्या हो जाएगा, यहाँ पे शब्द परास हो जाएगा 25 और यहाँ शब्द परास हो जाएगा 50। इस तरीके से शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। तो इसका मतलब, जिसके देखिए अगर 50 इंस्ट्रक्शंस को, 50 बाइनरी कोड को 1 सेकंड में रिस्पॉन्स कर दे रहा है, तो ज्यादा ये जल्दी काम कर रहा है। यस, अरे 25, और ये उसी 50 इंस्ट्रक्शन काम करने के लिए 2 सेकंड ले रहा है, तो स्लो काम कर रहा है। यस, इसलिए बोल रहा है कि शब्द परास अधिक होने से, अगर इसकी शब्द परास 50 थी, इसकी 25 थी, तो 25 से 50 अधिक है, तो शब्द परास अधिक होने से, शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। देखिए गति बढ़ गई, 1 सेकंड में वही इसने 50 इंस्ट्रक्शन सॉल्व कर दिए, और इसने उसी 50 इंस्ट्रक्शन सॉल्व करने 2 सेकंड लिया, तो गति बढ़ गई, और गति बढ़ेगी तो समय कम लेगा। हो गया। 64 बीट शब्द परास का अर्थ है कि सीपीयू एक साथ 64 बीट डाटा प्रोसेस कर सकता है। क्लियर हो गई बात है, ध्यान रखिएगा। अगर किस शब्द में लिखा है कि 64 बीट का सीपीयू है, कितने बीट का, 64 बीट का, इसका मतलब भाई वो एक बार जब प्रोसेस करेगा, एक प्रोसेस में वो 64 बिट डाटा, 64 बिट डाटा, 64 बाइनरी डिजिट, तो 64 डिजिट बाइनरी डिजिट्स को वो सॉल्व कर सकता है। 32 बिट होगा तो 32 को, बताइए तो 32 बिट अच्छा होगा कि 64 बिट अच्छा होगा कि 128 बिट अच्छा होगा। सर जितना बड़ा है, जिसके जितने बिट है, परास क्षमता है, वो उतना अच्छा होगा। यस, इसलिए इसमें सबसे अच्छा ये है। कभी ऑप्शन देके पूछ रहे तो बता दीजिएगा। आइए अगला चलते हैं, कैश मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर मेमोरी, सबसे अच्छी मेमोरी रजिस्टर मेमोरी, कार्यकारी मेमोरी रजिस्टर मेमोरी। अब अगला आगे कैश मेमोरी क्या है। यह इसी में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन, कैश 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 बच्चे मारते, नहीं बेटा, रजिस्टर। रजिस्टर नहीं है तो कैश, रजिस्टर कैश सेकंड नंबर पे। यह सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। सीपीयू से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू से सीधे जुड़ा रहता है, देखिए ध्यान समझिएगा, यह सीपीयू, तो सीपीयू में ही जो जुड़ा हुआ है वो है रजिस्टर, और सीपीयू से जो जुड़ा है वो है कैश। तो बताइए
सीपीयू जो है, सीपीयू ये सबसे पहले किसको हो जाएगा, रजिस्टर के पास, क्योंकि रजिस्टर का है सीपीयू में ही है। तो सीपीयू में जो मेमोरी और रजिस्टर है और सीपीयू से जुड़ा हुआ सबसे पहला मेमोरी कैश है, इसलिए सबसे फास्ट रजिस्टर, सेकंड नंबर पे कैश। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है, देखिए सीपीयू सीधे जुड़ा हुआ है, अतः इसके डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है, तो ये डाटा तेजी से स्थानांतरण कर देगा। जैसे सीपीयू सबसे पहले डाटा रजिस्टर में खोजेगा, रजिस्टर में नहीं है तो फट से कैशे में खोजेगा, यानी तब भाई जाकर आगे जाकर रैम रोम में खोजेगा, रैम रोम में खोजेगा, हार्ड डिस्क में खोजेगा। क्लियर की बात है? यस सर। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। इसलिए सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है कौन, कैश मेमोरी, इसके डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। ठीक, अब आइए इस डायग्राम को देख लीजिए। ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, आर्ट ऑफ टेस्टिंग। तो इनपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस। और बीच सीपीयू में क्या क्या काम होता है ध्यान दीजिए। यह पूरा सीपीयू, सीपीयू में पूरा है, ये क्या, ये पूरा है सीपीयू। अब सीपीयू में क्या क्या होता है ध्यान दीजिए। सीपीयू में आपको दो चीज बताई थी, सीपीयू में मेजरली दो चीज आप पढ़े थे, एक है कंट्रोल यूनिट, एक था अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, और तीसरा इसका और हिस्सा है दोस्तों मेमोरी यूनिट, क्योंकि डाटा को चाहे कंट्रोल करे, चाहे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेजे तो उसको कहीं रखेगा तब तो काम करेगा। जैसे आप कॉपी पकड़ते हैं तो कॉपी आपके पास है रखने के लिए, तब तो उस पर 2 गुणा 2 लिखता है ना। हाँ, तो इसलिए आपको मेमोरी स्पेस दे रहा है वो कॉपी, इसलिए सबसे पहले कॉपी होना चाहिए। इसलिए सीपीयू में यह 3 चीजें मुख्य है, एक उसका कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू किन से मिलकर बना है, 3 यूनिट से, कंट्रोल यूनिट सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू और मेमोरी यूनिट एमयू। तो सीपीयू 3 चीजों से मिलकर बना है, कंट्रोल यूनिट से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से और मेमोरी यूनिट से। क्लियर हो गई बातें? जब इन तीनों को आप मिलाएंगे तो बनता है क्या, सीपीयू। हो गया? हाँ, तो फिर देखिए ध्यान से, देखिए अब कैसे काम होता है कि आपने जो भी इनपुट डाटा भेजा है वो इनपुट डाटा सबसे पहले जाती है कंट्रोल यूनिट के पास। ध्यान देखिए, चलिए सबसे पहले जाएगा किसके पास, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट भैया उस डाटा को देखेगा, क्लियर बात है, और कंट्रोल यूनिट उस डाटा को देख करके भेज देगा किसके पास, आपके मेमोरी यूनिट के पास। कैसे, मान लीजिए आपने इनपुट में डाला कि 2 गुणा 2 बराबर कितना होता है, आपने डाला 2 गुणा 2 बराबर कितना, तो जैसे आपने इनपुट करके भेजा वो डाटा गया कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, उस डाटा को कंट्रोल करके भेज दिया किसके पास, मेमोरी के पास। मेमोरी के पास पहले क्यों भेजा, ये देखने के लिए क्या पहले मेमोरी में इस गणना का आंसर पहले से है क्या, अगर पहले से है, अगर पहले से इस मेमोरी यूनिट के पास इस गणना का आंसर है तो यहां से मेमोरी से फिर वो आंसर आकर के चल जाएगा कहाँ, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट डाटा को लेकर के भेज देगा आउटपुट यूनिट के पास और यहाँ को रिजल्ट दिखा देगा। यस, हो गया, इनपुट से कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट से मेमोरी, मेमोरी से फिर कंट्रोल, कंट्रोल से आउटपुट। तो कंट्रोल से मेमोरी जाएगा, कंट्रोल से आउटपुट जाएगा, कंट्रोल सबको कंट्रोल करेगा। ठीक हो गई बात है? ठीक है सर। अब आते हैं दूसरा हिस्से पीसी के, कि अब आपने इनपुट दिया 2 गुणा 2 बराबर कितना, ये डाटा यहाँ से फिर जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट ने पहले भेजा मेमोरी यूनिट के पास, भाई देखो यहाँ है क्या इसका आंसर, ये बोला नहीं है साहब, ये वो यहाँ से बोला कि नहीं है साहब इसका आंसर, 2 गुणा 2 का आंसर नहीं है। तब फिर ये क्या करेगा, इस डाटा को भेजेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, कह रहे भैया एक काम करो, इस आंसर को तुम कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, तो ये कैलकुलेट करके बताएगा 2 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 4, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, तो भैया यहाँ से इस डाटा को भेज देगा कंट्रोल यूनिट के पास कि 4 आ गया साहब आंसर, तो कंट्रोल यूनिट फिर उस डाटा को भेज देगा आउटपुट यूनिट के पास, और साथ ही साथ यही से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भेज देगा इस डाटा को, देखिए इसका साइज जैसे ही भेज देगा मेमोरी यूनिट के पास कि भाई इस 4 को सेव करके रख लो, ताकि अगली बार जब भी कोई पूछे तो आप बता दो कि हाँ इसका आंसर 4 होता है। इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। ठीक, तो इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, और इस मेमोरी में सबसे पहले सीपीयू किसके पास आंसर खोजता है, सबसे पहले रजिस्टर मेमोरी के पास, फिर कैशे मेमोरी के पास। यस, ध्यान रखिएगा। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि हम देख लेते हैं फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के पूरा टॉपिक हमारा अच्छे से खत्म हो जाएगा दोस्तों, एक शब्द हम समझे हैं तो इस क्लास को गलती से मिस मत कीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपने समझा है, सीखा है, जाना है, इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा। मैं जान रहा हूँ कि क्लास जब आप पढ़ेंगे अच्छे से जान जाएंगे, सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तब बोलेंगे वाह पहली बार हमको इतना सब पता चला है। इसलिए दोस्तों जरूर पढ़िएगा, मन लगा कर पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो दूसरे डिवाइस को जोड़ने की प्रक्रिया में शामिल हो पेरिफेरल डिवाइस होता है। तो क्या बोल रहा है, मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो दूसरे डिवाइस को जोड़ने की प्रक्रिया में शामिल हो पेरिफेरल डिवाइस होता है। जो दूसरे डिवाइस को जोड़े वो पेरिफेरल डिवाइस।
मदरबोर्ड के कंपोनेंट के मध्य सूचनाएं गमन, तो मदरबोर्ड के कंपोनेंट में सूचनाएं गमन किससे होती है? बस टर्मिनल से होती है या टोपोलॉजी से होती है? तो बस टर्मिनल या बस टोपोलॉजी से होती है। तो मैं आपको पहले बोलता हूँ कोई भी आपको सूचना है, उस सूचना का गमन, सूचना का आदान प्रदान, सूचना का लेन देन बस टर्मिनल से होगा। वह बॉक्स या कैबिनेट जिसमें कंप्यूटर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग लगे होते हैं वो सिस्टम यूनिट कहलाता है। तो कंप्यूटर का ऐसा बॉक्स या ऐसा कैबिनेट जिसमें कंप्यूटर के सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग लगे होंगे वो सिस्टम यूनिट कहलाएगा, जो कि यानी कि आपका सीपीयू का डब्बा। ये क्या है? सिस्टम यूनिट है, क्योंकि इसी के अंदर ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें लगी होती है, मदरबोर्ड, उसमें बसेस, बायोस, सब चीजें, है ना। इसलिए क्या होगा? सिस्टम यूनिट क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जिसमें लगे होंगे वही होगा सिस्टम यूनिट। ठीक, तो ऐसा बॉक्स है कैबिनेट जिसमें कंप्यूटर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग लगे होंगे वो सिस्टम यूनिट होगा। कंप्यूटर का वह भाग जो सभी कार्यों के मध्य समन्वय करता है, तो सभी मध्य कार्यों, सभी जो भी कार्य है सब कुछ समन्वय करे, सबको कोऑर्डिनेट करे, सबको नियंत्रण करे। तो नियंत्रण मतलब कंट्रोल करे, तो कंट्रोल यूनिट ही वो काम करेगा। यस। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस विद्युत सप्लाई पर कार्य करेंगे? तो कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उससे किस सप्लाई पर काम करते हैं? +5 वोल्ट पर काम करते हैं, है ना, +5 वोल्ट पर सप्लाई पे काम करते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो बोलेंगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रयोग होता है। क्या? ULSI-C, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन C प्रयोग होता है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में, मतलब 5वीं पीढ़ी में। पहले से चालू कंप्यूटर को तेज फिर से चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वार्म बूटिंग। तो जो कंप्यूटर पहले से चालू है उसको उसी चालू को फिर से रीस्टार्ट मिला करके, पहले से चालू कंप्यूटर को फिर से चालू करना मतलब होता है रीस्टार्ट। क्या होता है? रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट करने को कहा जाता है बेटा वार्म बूटिंग। जबकि नॉर्मल स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं दिन में पहली बार तो उसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग। बहुत आसानी से याद रहेगा, ये सब कैसे याद रहेगा ये समझाता हूं आपको मैं। कोल्ड बूटिंग जब आप स्टार्ट करें तो कोल्ड बूटिंग, रिस्टार्ट करें तो वार्म बूटिंग। कैसे? अरे भैया आप सुबह सो करके उठे, आप भी ठंडे ठंडे अपना हाय धोए भैया ऑफिस गए, और ऑफिस जाते साथ जब आपने पहली बार सबसे फर्स्ट टाइम उस दिन में फर्स्ट टाइम जब पहली बार आपने कंप्यूटर को ऑन किया, तो बताइए आपके ऑन करने से पहले क्या वो कंप्यूटर में ठंडा होकर पड़ा था? हाँ, क्योंकि जब तक आपने ऑफ नहीं किया उसमें करंट गई नहीं, और करंट गई नहीं तो गर्म नहीं हुआ था। यस, मतलब अभी वो एकदम ठंडा होकर पड़ा है। इसमें जब आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं पहली बार जब ऑन कर रहे हैं तो उसे कहेंगे कोल्ड बूटिंग, क्योंकि आपने कंप्यूटर को कोल्ड अवस्था से उठाया है। कंप्यूटर एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, आपने कोल्ड से उसको बूट कर दिया, कोल्ड ठंडी अवस्था से उसको बूट करके उठा दिया, चल चलो उठो काम करना है। अब वार्म बूटिंग क्या है कि भैया कंप्यूटर पहले से ही ऑन है, कंप्यूटर पहले से ही ऑन है और आप उसको फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो। तो पहले से ऑन है इसका मतलब भाई इसमें पहले से करंट जा रहा है, पहले से करंट जा रहा है मतलब भाई पहले से गर्म है, पहले से गर्म है, उसको भैया फिर से आप रीस्टार्ट कर रहे हो तो फिर से पुनः गर्म। इसका मतलब ये रीस्टार्ट को हम कहते हैं वार्म बूटिंग। फिर से गर्म हो जाएगा वार्म बूट, क्योंकि पहले से ही गर्म था और उसको आप फिर से भैया बूट कर लिए। ठीक, जब सिस्टम पूरा बंद है इसलिए स्टार्ट को कहते हैं कोल्ड बूटिंग, स्टार्ट को कहते हैं वार्म बूटिंग, रीस्टार्ट को कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ सर। चलिए, सामान्यतः कंप्यूटर किस सिग्नल के रूप में डाटा भेजता हुआ प्राप्त करेगा? डिजिटल सिग्नल के रूप में। क्यों डिजिट? डिजिटल मतलब डिजिट माने कौन सा डिजिट? तो बाइनरी डिजिट। इसी डिजिट शब्द से ही बना है डिजिटल। ठीक है, डिजिट से बना है डिजिटल। बाइनरी मतलब 0 और 1, 2 0 और 1 हो गए दो डिजिट। यस। डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए उपकरण रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप्स। क्या करने के लिए? डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए। तो डाटा को जो सूचना में बदल दे वही तो प्रोसेसिंग का काम है, इसलिए प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ठीक, और ये काम करता कौन है? डाटा को सूचना में बदलने का, डाटा को सूचना में प्रोसेस करने का काम या इंफॉर्मेशन बदलने का काम करता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसको काम को करने के लिए। क्लियर हो गई बात है? तो उसे सीपीयू करता है, सीपीयू काम करता है ये काम। कौन? सीपीयू। तो डाटा को सूचना में प्रोसेस करने का काम करता है सीपीयू, डाटा को सूचना में प्रोसेस करने का काम करता है सीपीयू। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनिएक बोले तो ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ध्यान रखिएगा। आइए, हो गया। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोल देगा तो अलग आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोल देगा तो एनिएक लेके चलना है। हो गया। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था?
जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा बनाया गया कंप्यूटर था। क्लियर हो गई बात है? हाँ सर, जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा बनाया गया मार्क 1 था। मार्क 1 हमें भी सही जानने के आता है, इसको चेक कर लेंगे। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? जॉन वॉन न्यूमैन। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है एनालॉग कंप्यूटर का। स्पीडोमीटर एग्जांपल है आपका एनालॉग कंप्यूटर का। थर्मोमीटर एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर का। यस सर। चलिए आते हैं विभिन्न परीक्षाओं पूछे प्रश्नों के ऊपर, फटाफट देखेंगे प्रश्नों को। आइए, वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है? जो ऐसा मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधे संपर्क करे, मेन, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी और रजिस्टर। तो भाई आंसर सीधा सी बात है, वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करती है क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन बहुत पेचीदा है दोस्तों। देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे फट से रजिस्टर, अगर पूछो तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, सीपीयू की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, तो ओनली रजिस्टर। मगर पूछा है वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है। सीपीयू से संपर्क कर रहा है, इसका मतलब सीपीयू और उसके बीच में कोई संबंध नहीं, जबकि ये रजिस्टर तो सीपीयू के अंदर ही रहता है। और कैसे? तो सीपीयू सबसे पहले जुड़ा हुआ रहता है। तो सीपीयू की दोनों जो मेमोरी है, तो किसके मेमोरी हो जाएंगे? रजिस्टर। और कैसे? सीपीयू के ही हो जाएंगे। इसके बाद आता है किसका हिस्सा आता है? तो आता है मेन मेमोरी का। इसके बाद हिस्सा आता है मेन मेमोरी का। तो मेन मेमोरी को भाई संपर्क करना पड़ता है कि सीपीयू से। तो ऐसी मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करे अपनी चीज के लिए, वो है कौन? मेन मेमोरी। ध्यान रखिएगा। जो ऐसी मेमोरी जो सबसे फास्ट रजिस्टर, सेकंड नंबर पे कैसे, कंप्यूटर सबसे पहले सीपीयू सबसे पहले डाटा कहाँ घुसता है? रजिस्टर, फिर उसके बाद कैसे, ये ध्यान रखिएगा। और मेमोरी यूनिट कौन है जो सीपीयू से संपर्क करती है? वो है कौन? मेन मेमोरी। क्योंकि ये मेमोरियां सीपीयू संपर्क नहीं करती, सीपीयू इनसे संपर्क करती है। इसलिए ये मेमोरी यूनिट कौन है जो सीपीयू से संपर्क करे, तो वो मेमोरी यूनिट हो जाएगी मेन मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे सीपीयू मेमोरी से संपर्क करती है, यहाँ पे मेमोरी सीपीयू संपर्क करे, इसलिए मेमोरी सीपीयू से संपर्क करे बोलेगा तो मेन मेमोरी लेना है, मेन मेमोरी लेना है। क्वेश्चन बहुत समझने वाला बात था, बहुत ट्रिकी था। डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं? तो भाई फाइल सर्वर में संरक्षित, क्योंकि फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल, मूवी फाइल, इमेज फाइल, फोटोग्राफ फाइल, तो सब फाइल सर्वर में सेव होते हैं। ध्यान रखिएगा। माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा एवं प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है? तो कौन करता है वैसा डाटा को मेमोरी जमा करता है। गीगा फ्लॉप्स निम्न से संबंधित है। गीगा फ्लॉप्स बोला तो सुपर कंप्यूटर, पेटा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर, एक्सा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जिसका ये स्पीड है 1.1 एक्सा फ्लॉप्स। तो देखें गीगा, पेटा, एक्सा सब वही आपका सुपर कंप्यूटर के यूनिट है। क्योंकि नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर के यूनिट कौन कौन है? मिलियन MIPS यूनिट है, अभी आपका है BIPS। जहां फ्लॉप्स शब्द आया तो फ्लॉप फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, सीधा सुपर कंप्यूटर जुड़ा है, आपको पहले बता चुका हूं। और सुपर कंप्यूटर की गति बताता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, याद रखिएगा। बाकी नॉर्मल कंप्यूटर की मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड और बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में हम गति नापते हैं। सीपीयू का मुख्य काम है, सीपीयू का मुख्य काम क्या है? डाटा को सूचना बदलना। क्या? डाटा को सूचना बदलना। तो देखिए, प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना, काम प्रोग्राम में जो निर्देश आपने दिए थे, जो डाटा आपने दिए थे, उसको क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूट करना, तो काम है सीपीयू का। सही बात। भविष्य में उपयोग के लिए डाटा सूचना को स्टोर करना स्टोरेज सिस्टम का काम है, सीपीयू का नहीं। डाटा एवं सूचना को प्रोसेस करना, हाँ सर, प्रोसेस करना सीपीयू काम है। इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। आंसर डी इज द राइट आंसर। यस सर, अच्छे समझ गए होंगे। चलिए, गीगो पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? तो मैं आपको पता है, गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट शब्द है एक्यूरेसी के लिए और शुद्धता के लिए। तो एक्यूरेसी और शुद्धता, एक्यूरेसी शुद्धता, शुद्धता दिख रहा है यहाँ पर हमको, दिख रहा है शुद्धता। यस आंसर सी इज राइट। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी, इसको ऐसी फुल फॉर्म पूछेगा तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं? अरे मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं प्यारे मोहन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं मदरबोर्ड को ही। ठीक है। कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर बिकता है पेंटियम के नाम से। कौन? पेंटियम ब्रांड से बिकता है माइक्रो प्रोसेसर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। इनपुट वाले डाटा को आउटपुट वाले इंफॉर्मेशन बदलेंगे सीपीयू के द्वारा ही। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, है ना। ये भी बुनियादी बेसिक आपका प्रोसेसिंग चक्र है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है किस पे करते हैं हम? मेगाहर्ट्ज में।
तो पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर की घड़ी, कंप्यूटर क्लॉक की हम स्पीड की गणना किसमें करते हैं, मेगाहर्ट्ज 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 में, ध्यान रखिएगा मेगाहर्ट्ज में, हर्ट्ज में होता है, कई बार मेगा भी हटा देते हैं हर्ट्ज में, और नहीं तो मेगाहर्ट्ज सही है। बायोस का पूरा रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आज इतना पढ़ा दिया हूं मैं, फुल फॉर्म आ गया। सीपीयू में उपस्थित आंतरिक मेमोरी वास्तव में है, भैया सीपीयू में उपस्थित आंतरिक मेमोरी, ऐसी मेमोरी सीपीयू के अंदर हो, वो कौन होगी, रजिस्टर होगी, है ना, रजिस्टर होगी। सीपीयू डेटा जमा करने के लिए सीधे इस माध्यम को नियंत्रित करता है, किसको उपयोग करता है, स्टोरेज यूनिट को। और उसको सीपीयू डेटा जमा करना है तो जमा करने स्टोरेज यूनिट का उपयोग करेगा। मशीन साइकिल को नियंत्रित करता है कौन, भाई कोई चीज को नियंत्रण करने का काम है कंट्रोल यूनिट का, सिंपल सी बात है। समन्वय बनाने का काम कंट्रोल यूनिट का, समन्वय शब्द बोले, नियंत्रण बोले, कंट्रोल बोले, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो वह सबसे पहले किस वर्किंग मेमोरी में जाता है, सबसे पहले भाई जाता है रैम में, किसमें, किस वर्किंग मेमोरी बोला है ना, वर्किंग मेमोरी। तो जब भी कंप्यूटर में आप डेटा डालेंगे तो सबसे पहले ज्यादा कहाँ है, रैम के पास। सबसे शुरू याद कीजिए कि जब भी आप कंप्यूटर में डेटा डाले थे सबसे पहले रैम के पास जाता है, यस, है ना, हाँ। तो सबसे पहले और कौन सी वर्किंग मेमोरी, तो रैम वर्किंग मेमोरी जहाँ पे डाटा सबसे पहले जाता है। जैसे आप जैसे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो डाटा डाउनलोड होकर के एप्लीकेशन सबसे पहले कहाँ आएगा, रैम में आएगा, वही चीज बोल रहे हैं। जब डेटा डाल रहे हैं मतलब कंप्यूटर अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में डाटा डाल रहे हैं, मतलब डाउनलोड करें कोई एप्लीकेशन, तो डाउनलोड के साथ कहाँ डालेगा, सबसे पहले वो रैम में डालेगा दोस्तों। निम्न से कौन सा शब्द डेटा और ज्ञान की सार्थक व्याख्या को संदर्भित करता है, तो डेटा और नॉलेज हो गया भैया इंफॉर्मेशन, क्योंकि प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नॉलेज। क्लियर हो गई बातें, इस दोनों के संबंध में आता है सूचना। क्योंकि कोई डेटा जो था वो प्रोसेस होकर के जब इंफॉर्मेशन बदला, वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा, तभी तो आपका नॉलेज बना। यस सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, तो यहाँ से हमारा हो गया सिस्टम खत्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगले चैप्टर में इनपुट आउटपुट डिवाइस देखेंगे। इसमें पहले हम इनपुट डिवाइसेस को देख लेंगे, फिर एक और पार्ट बना के आउटपुट डिवाइसेस को भी देख लेंगे अच्छे से। क्लियर, तो आज हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ आपका कंप्यूटर वाला। नेक्स्ट क्लास में हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को पढ़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। और याद रखिए व्यापम के हर एक एग्जाम के लिए कंप्यूटर आत्मा है, तो जी जान लगा कर पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए, अच्छे सीखिए, समझिए, रगड़ के पढ़िए। कोई दिक्कत डाउट हो संपर्क कीजिएगा, किसी भी चीज में डाउट हो तो 6260940025 में आप कॉल करके मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, और तारीफ के लिए फोन कर सकते हैं कि सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, जान रहे हैं, हम लोगों को नॉलेज मिल रहा है। तो मैं मुझसे भी डायरेक्ट आपका बात हो सकता है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं मुझसे भी। ठीक, तो बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। यूट्यूब के दूसरे वीडियो डालते हैं उसमें भी आके आप बता सकते हैं। इस तरीके से आप भैया जुड़े रहिएगा हमसे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल।